नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रेशियो स्टार्ट करने चल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, बड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे रेशियो ना आता हो और रेशियो के बेस पर क्वेश्चंस नहीं आते हो। हालांकि हम लोग तो जो करने वाले हैं कि जो भी हमारा अरिथमेटिक का टॉपिक्स हैं जितने भी, उन सब में हम परसेंटेज और रेशियो और नंबर सिस्टम, इन्हीं तीन के बेस पे तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए रेशियो की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये सारे टॉपिक्स में इस्तेमाल होने वाला है। चाहे आप SICI की बात करो, चाहे आप टाइम एंड वर्क की बात करो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आपको जहां पे हम रेशियो और परसेंटेज का इस्तेमाल ना करते हों। तो परसेंटेज की तरह ही ये टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज सारी की सारी कंसेप्ट को इसके देखने वाले हैं। दो तीन टाइप इसके डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें कम से कम 8 से 10 टाइप्स भी हैं। तो 2 से 3 टाइप आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी दूंगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक्स दूंगा, और साथ में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर रेशियो के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, या आप कुछ जानते हो, या आप पढ़ भी चुके हो रेशियो, तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग SSC लेवल, रेलवे, जितने भी टाइप के एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब में हम इसको कवर करेंगे। और याद रखना कि आज के बाद, ये क्लास देखने के बाद, आप इस टॉपिक को कभी भूलोगे नहीं। तो ऐसी चीजें, ऐसे लॉजिक्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो एक रेशियो, एक जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। तो अनुपात होता क्या है, सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहां पे हालांकि एक डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, उसको जरा आप ध्यान से देखिए। द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर होमोजीनियस क्वांटिटीज इज नोन एज रेशियो। यानी दो, हिंदी वाले लिख लें यहां पे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय, और क्वांटिटीज का मतलब हो गया राशियां। तो 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों की तुलना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब क्या है ये कंपैरिजन, जरा समझिए। सबसे पहले मैं अगर आपसे बोलूं कि 500 ग्राम को 1 किलोग्राम के साथ कंपेयर करिए, तो आपको बेसिकली एक आइडिया कैसे लगता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप किस तरह से इनका रिलेशन निकालते हो। आप देखते हो ना कि ये 500 ग्राम है, तो रेशियो को लिखने का तरीका होता है 2 डॉट्स, है ना। उसके बाद 1 किलोग्राम हो गया। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये जो यहां पे बोला है ना कि होमोजीनियस क्वांटिटीज, तो देखिए दोनों ही वजन की राशियां हैं, वेट की राशियां हैं। यानी ये भी ग्राम और ये क्या है, किलोग्राम। और दूसरी बात ये कि जब ये दोनों राशियां होमोजीनियस हैं तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि 10 किलोग्राम को 10 घंटे के साथ कंपेयर करिए, तो क्या कोई कंपैरिजन है इनका, कोई कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए जो राशियां हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि सजातीय होनी चाहिए, सबसे पहली बात। अब 1 ग्राम है, 1 किलोग्राम है, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई 500 ग्राम, इसको अगर ऐसे रखूं, अनुपात 1 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम। अब देखिए ग्राम से ग्राम हट गया, 500 और 1000, अगर मैं 500 से डिवाइड कर दूं तो ये जाएगा 1 बार रेशियो, और ये जाएगा 2 बार। तो मतलब इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 1:2। तो 500 ग्राम और 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया कि जो 500 ग्राम है वो 1 किलोग्राम का क्या है, आधा है। क्यों, क्योंकि जो 1 किलोग्राम है वो डबल है अगर, तो 500 ग्राम उसका आधा है, यानी कि 1 है। अब इसी चीज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1:2 को मैं लिख सकता हूं 1/2। लेकिन ध्यान रखना, ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये रेशियो फॉर्म है, और रेशियो और फ्रैक्शन में डिफरेंस होता है। हालांकि रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रेशियो और फ्रैक्शन में डिफरेंस होता है, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं इसी रेशियो को परसेंट के रूप में लिखना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या देगा, 50%। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि ये 500 ग्राम इस 1 किलोग्राम का क्या है, आधा है।
500 ग्राम 1 किलोग्राम का क्या है, आधा है। तो बताइए 50% का मतलब भी तो आधा ही होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं और अगर आपसे ये बोलूं यहां पे कि 10 मिनट 12 सेकंड, 10 मिनट 12 सेकंड को 35 मिनट के साथ कंपेयर करिए, तो आप क्या करेंगे? 10 मिनट तो ये ही है, 12 सेकंड ये, या तो मैं ऐसे लिखूं कि भाई 10 मिनट और साथ में क्या है, 12 सेकंड है, फिर मैं अनुपात लगा दूं और क्या लिख दूं, 35 मिनट लिख दूं। बोलो, या तो मैं ऐसे लिख दूं या तो मैं दोनों को क्या करूं, सेकंड में कन्वर्ट कर दूं। अब क्योंकि मुझे भाई दोनों ही समय की राशियां हैं, ये भी समय की राशि है और ये भी समय की राशि है, तो दोनों को मैं रेशियो की फॉर्म में तो लिख सकता हूं, लेकिन जब मुझे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना होगा रेशियो के, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक मात्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं मिनट को चाहो तो सेकंड में चेंज कर दूं और चाहे सेकंड को मिनट में चेंज कर दूं। तो मैं सेकंड को मिनट में चेंज कर रहा हूं, जरा आप देखिएगा, 12 सेकंड का मतलब हो गया 12/60 मिनट, है ना, और 12/60 मिनट का मतलब हो गया 1/5 मिनट। लिख सकता हूं इसको ऐसा। तो जहां पे 12 सेकंड ये लिखा है, मैं इसको लिख रहा हूं 1/5 मिनट, तो 10 मिनट ये और साथ में 1/5 मिनट, और रेशियो को मैं ऐसे बटे की फॉर्म में लिख सकता हूं, ये है 35 मिनट। बोले क्लियर हो रही बात? तो देखो, अगर एलसीएम ले लें तो 10 × 50 और 51/5, ये हो जाएगा 51/5 और नीचे है 35, और साथ में देखो ये सारे मिनट ऊपर नीचे कट गए, तो ये कितना आ गया, 51/35 × 5। अच्छा, कटने वटने वाला है क्या कहीं से? नहीं कटेगा कहीं से। इसका सीधा सा मतलब हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 51 बटे और 35 पंचे कितना हो गया, 175। यानी ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मैं इसको ऐसे भी लिखूं या मैं इसको ऐसे लिख दूं 51 रेशियो 175। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं? चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। यहां पे मैं बोलूं 30 पैसे को 3 रुपए के साथ कंपेयर करो, तब देखो ये भी धन की राशि है और ये भी धन की राशि है, इसका मतलब दोनों राशियों का कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 30 पैसे को मैं ऐसे लिख रहा हूं 30 पैसा, और 3 रुपए को मैं लिख रहा हूं 1 रुपए में 300 पैसा, सॉरी 100 पैसा, तो 3 रुपए में 300 पैसा। मतलब ये पैसे से पैसा कट गया और 30 ये कट गया 10 बार। यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1:10 की फॉर्म में। बोलो, बात क्लियर हो रही है? मतलब पहला वाला जो आपने लिखा था कंटेंट, वो दूसरे वाले का क्या है, 1/10 भाग है, या दूसरा वाला पहले वाले का 10 गुना है। आप ऐसा लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। चलिए और देखिए कुछ चीजें जरा यहां पे। अगर मैं आपसे बोलूं 40 किलोग्राम को कंपेयर करो 60 किलोग्राम के साथ, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो दोनों ही किसकी राशियां हैं, वजन की राशियां हैं, द्रव्यमान की, तो दोनों को काट सकते हैं आप। ये कट गया। देखो 20 से अगर मैं काट दूं तो 20 दूना 40 और 20 से काट दूं तो 20 तिया 60। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2:3 के अनुपात में। बोलो, बात क्लियर हो रही है? मैं आपसे अगर अगला बोलूं कि चलो भाई साहब अब एक काम करो, एक संख्या मेरे पास है, एक संख्या है मेरे पास x, ठीक है, x जो दे रखी है वो दे रखी है 14। एक संख्या है मेरे पास y और y दे रखी है -7, ठीक है। y कैसी दे रखी है, -7 दे रखी है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि x और y का बताओ रेशियो कितना होगा। y कितनी है, -7, और आपसे क्या पूछा है मैंने कि बताओ x रेशियो y कितना होगा। तो अब बताओ एक राशि कैसी है हमारी 14,
एक राशि कैसी है, -7 है, तो दोनों ही मेरी नंबर्स संख्याएं हैं, लेकिन एक संख्या जो है वो पॉजिटिव है और दूसरी संख्या कैसी है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये अलग संख्या है, ये अलग टाइप है संख्या का, क्वांटिटी का, और ये अलग टाइप है, तो दोनों होमोजीनियस नहीं है। अगर दोनों होमोजीनियस नहीं है तो मैं इनका अनुपात नहीं निकाल सकता। मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 14:-7, ये गलत है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो होमोजीनियस लिखा हुआ है ना, ये ऐसे नहीं लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, क्योंकि जो भी राशियां होंगी वो होमोजीनियस होंगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये बोलूं कि 4 केजी और 4 घंटे का अनुपात ज्ञात करो, तो आप बोलो नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो किलोग्राम है और ये घंटा है, दोनों की राशियां अलग अलग हैं, इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? मैं आपको बोलूं कि एक वर्ग की भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है, ये वर्ग की भुजा है पहले वाले वर्ग की। एक दूसरा वर्ग है, उसकी भुजा मेरे पास है, ये A1 मान लेते हैं और ये A2 मान लेते हैं। दूसरे वाले वर्ग की भुजा मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। मैं आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछूं कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल किसका, पहले वर्ग का, और दूसरे वर्ग के परिमाप का अनुपात ज्ञात करो, तो देखो पहले का क्षेत्रफल, दूसरे का परिमाप, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप बताओ, है तो दोनों वर्ग, लेकिन एक क्षेत्रफल लेंगे। क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा, ऐसे ही तो आएगा। लेकिन परिमाप किस में आएगा, परिमाप या तो सेंटीमीटर में आएगा या फिर मीटर में आएगा, स्क्वायर थोड़ी ना आएगा। तो ये तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर है, लेकिन ये तो सेंटीमीटर या मीटर है। और ऐसे भी समझ लो कि ये अगर क्षेत्रफल है तो ये परिमाप है, तो हम इन दोनों का कोई भी रेशियो निकाल नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे, क्वेश्चन जब भी आपसे रेशियो की बात करेगा तो सीधी सी बात करेगा कि होमोजीनियस क्वांटिटीज होनी चाहिए सबसे पहले। क्लियर? अच्छा, और रेशियो से क्या समझ में आता है जरा समझिए। मेरे पास अगर 3 राशियां हैं ABC, मैं अगर ABC का अनुपात लिख दूं A/B/C, और मैं लिख दूं कि ये 2 है, ये 1 है और ये 4 है, तो इससे कुछ समझ में भी आता है। देखिए, अगर मैं A और B की बात करूं तो A और B में संबंध कैसा है, 2:1 का अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ कि A जो है वो B का कैसा है, 2 गुना है। A B का कैसा है, 2 गुना है। अगर मैं बोलूं कि चलो A जो है वो 14 है, तो बताओ B कितना होगा, तो सीधी सी बात, अगर A B का 2 गुना है तो B जो है उसका आधा होगा, तो B 7 होगा। बात क्लियर है? मैं बोलूं B अगर मेरा 18 है, तो आप बताओ A कितना होगा, तो B का डबल ही तो A है, इसका मतलब 18 का डबल कितना हो जाएगा, 36। तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि A जो है वो 2x है, तो B कितना होगा, हमेशा x होगा। बातें क्लियर हो रही हैं? चलो, मैं अगर आपसे बोलूं कि B और C का अनुपात बताओ कितना है, तो आप बोलोगे कि B और C का अनुपात 1:4 है, यानी C जो है वो B का चौथाई है। B और C की बात करूं तो ये अनुपात कितना है, 1:4। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो C है वो B का क्या है, 1/4 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि B जो है मेरा वो 10 है, तो बताओ C कितना होगा, तो C सीधी सी बात 10 का 4 गुना होगा, यानी C कितना हो जाएगा, 40। मैं बोलूं कि B जो है वो मेरा A है, तो बताओ C कितना होगा, तो C होगा 4A। ये सारी बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी। चलो, अब अगर मैं यहीं से आपसे बोलूं कि A और C का अनुपात, तो देखो A कितना है, यहाँ पे 2 है, और C कितना है, 4 है, यानी यह अनुपात कितना हो जाएगा, 2:4। या अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं और 2 से दोनों में डिवाइड कर दूं, तो 2 से ये कटेगा 1 बार और 2 से ये कटेगा 2 बार। बोलो, बात समझ में आ रही है? यानी अब क्या है, यहाँ पे A जो है वो C का क्या है, आधा है। A C का क्या है, आधा है। या बोल सकते हो C जो है वो A का डबल है। अगर A मेरा 5 है तो C कितना होगा, 10 होगा। तो रेशियो की बात मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गई होगी। क्लियर है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, आप बताओ, अगर A और B का रेशियो 2:1 है, इसका मतलब ये भी तो मैं बोल सकता हूं कि A जो है वो B से बड़ा है।
तो बड़े छोटे का भी अनुमान यहां से लग रहा है। अगर ए और सी का अनुपात 1:2 है तो मैं बोल सकता हूं कि ए जो है वो सी से छोटा है। अगर बी और सी का अनुपात 1:4 है तो बी जो है वो सी से छोटा है। ये सारी बातों का डिस्कशन तो हम यहां पे कर सकते हैं ना आराम से। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है? चलिए, अब अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बस इतनी सी छोटी सी बात का एकदम ध्यान रखिए कि दोनों ही क्वांटिटीज, दो या दो से अधिक क्वांटिटीज का कैसा रिलेशन? होमोजीनियस रिलेशन। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। दो या दो से अधिक राशियों का होमोजीनियस रिलेशन या होमोजीनियस कंपैरिजन क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मैं आपसे डिस्कस करने चल रहा हूं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि रेशियो की प्रॉपर्टी होती क्या क्या है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि बड़ा बेसिक्स और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, सबसे पहली बात, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। देयर इज नो यूनिट ऑफ रेशियो। जैसे मैंने अभी आपसे क्या बोला कि अगर आप 4 किलोग्राम और 20 किलोग्राम का अनुपात ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि जो ए है वो है 4 किलोग्राम, ठीक है, बी है वो है 20 किलोग्राम। तो बताइए ए अनुपात बी कितना होगा? तो आप बोल सकते हैं डायरेक्टली कि अगर ए अनुपात बी निकालना है तो लिखना पड़ेगा कि ये 4 किलोग्राम है और बी कितना है? 20 किलोग्राम है। तो बताइए किलोग्राम से किलोग्राम कट गया और 4 से ये 4 कट गया एक बार और 4 से ये 20 कट गया 5 बार, यानी रेशियो कितना आ गया मेरा? 1:5। तो बताओ इसमें कहीं यूनिट दिख रही है? नहीं। इसीलिए रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। नो यूनिट ऑफ रेशियो। क्लियर इतनी बात? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वर्ग के क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो बताओ क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? या तो मीटर स्क्वायर होगा या दूसरा वाला भी मीटर स्क्वायर होगा। तो दोनों मीटर स्क्वायर कट जाएंगे। बातें क्लियर हो रही हैं? चलो, तो मेरे ख्याल से ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात जरा समझिए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक संख्या मैंने ए ले ली वो है 4 और दूसरी संख्या मैंने बी ले ली वो है -5, तो मैं आपसे बोलूं ए और बी का अनुपात बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि ये अनुपात कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई एक संख्या तो पॉजिटिव है मेरी और दूसरी संख्या कैसी है? नेगेटिव है। तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये होमोजीनियस नहीं है ना, इसलिए इनका हम रेशियो नहीं निकाल सकते। ये कैसा हो जाएगा? CND हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक बात आएगी, चलो सर दोनों नेगेटिव ले लो। अगर तो बताओ x को अगर मैं ले लूं -5, y को ले लूं अगर मैं -4, तो बताओ x रेशियो y अगर मैं निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं यही तो लिखूंगा कि -5 रेशियो -4। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या लिखूंगा? -5 रेशियो -4। अब बताओ अगर मैं -1 से डिवाइड कर दूं तो ये हट गया, ये हट गया, तो अभी भी कितना आ रहा है? अभी भी तो 5:4 ही आ रहा है। तो बताइए 5:4 ऋणात्मक कहीं है? नहीं, ये पॉजिटिव ही तो है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो रेशियो होगा वो हमेशा पॉजिटिव भी होगा। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बोली कि रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होगी। बोलो समझ में आ रही है बात? चलो अगला देखो, व्हेन मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग अ रेशियो डज नॉट चेंज। देखो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला, जैसे यहीं पे देख लो, ए को मैंने कितना लिया था? 4 लिया था। बी को कितना लिया था? 20 लिया था। और मैंने क्या किया? 4 से भाग कर दिया। तो जब भी रेशियो में गुणा या भाग होगा तो सारी क्वांटिटीज में होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक संख्या ए है वो है 4, दूसरी संख्या मेरे पास है बी वो है 20 और तीसरी संख्या सी मेरे पास है वो है 15 छोड़ो, वो है मेरे पास 16। तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। बताओ ए कितना है? 4, बी कितना है? 20, सी कितना है? 16। अब बताओ इन तीनों में क्या 4 से भाग जाएगा? जाएगा। तो मैं 4 से काट दूं। अगर मैं 4 से सबको काटूंगा तो देखो क्या क्या बनता है। 4 से पहले वाले को काट दूं तो ये 1 बार गया, 4 से इसको काट दूं तो ये 5 बार गया, 4 से इसको काट दूं तो ये 4 बार गया। यानी ये क्या गया? 1:5:4। यही तो आया। तो किसी भी संख्या में डिवाइड करने से रेशियो चेंज नहीं हुआ। बताओ ए और बी का रेशियो 1:5 है। आप अगर यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लो तो आप बताओ ये 4:20 है। ए और बी क्या 4 से डिवाइड करने पे ये 1:5 आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा।
बात क्लियर हो रही है? अच्छा, यही काम अगर मैं करूं कि मान लो जैसे मेरे पास कोई संख्या है K1, ये है मेरे पास 2, K2 मेरे पास है 3, तो बताओ K1 और K2 का रेशियो कितना होगा? तो आप यही तो बोलोगे कि ये 2:3 होगा, हमेशा यही होगा। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं दोनों में गुणा कर दे रहा हूं। अच्छा, रेशियो में जब भी मल्टीप्लाई होगा तो जितनी भी राशियां हैं सब में होगा। अगर मैं इसको 3, चलो 4 से गुणा कर दूं, बताओ 4 से गुणा करने पे ये पहला वाला कितना आ गया? 4 दूना 8। 4 से गुणा करने पे ये कितना हो गया? 4 3 12। तो ये अभी कितना आ गया? 8:12। अब आप बोलोगे सर अब रेशियो कैसे सेम है? तो भाई सीधी सी बात है, 2:3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/3। अगर मैं 2/3 को सॉल्व करूं तो अब बताओ 2/3 को अगर मैं भाग दूं तो ये कितना है? ये 0.666, यही तो है। अब आओ मैं आपको 8/12 को भाग करके दिखाता हूं। 8 को अगर मैं 12 से भाग करूं तो दशमलव बढ़ाओगे 0, 12 छंग 72, फिर से 8 आ गया, फिर 0 बढ़ाओगे 12 छंग 72। अरे बोलो अब तो समझ में आ गया? तो देखो 4 से भाग करने पे रेशियो चेंज हुआ? नहीं हुआ। 4 से मल्टीप्लाई करने पे रेशियो चेंज हुआ? नहीं हुआ। ये पहले 2.2:3 था तो 0.666 था। अब ये 8:12 है तो भी 0.666 है। इसका मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे रेशियो चेंज नहीं होता। जैसे इन्हीं को देख लो, ये 4 और 20 है। 4 और 20 का रेशियो कितना हो गया? 1:5। या आप अगर बोलो कि 4 को 20 से भाग कर दो, क्योंकि 4 और 20 का रेशियो मैं कैसे लिखूंगा? 4/20 लिखूंगा। इसका मतलब यही तो हुआ कि 4 को 20 से भाग करो। तो भाग करो, बताओ दशमलव बढ़ाओगे 0 और 20 दूना 40। बोलो यही तो आएगा। कट गया। अब यहां पे 1:5 था। अगर मैं 1 को 5 से भाग करूं तो दशमलव बढ़ाओ 0, 5 दूना 10। कट गया। तो बताओ दोनों ही कंडीशन में तो 0.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता। रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है और डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? क्यों नहीं होता? क्योंकि जिससे हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं वो सभी राशियों में समान रूप से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और दे देता हूं, समझ जाइए। मैं बोलूं कि मेरे पास A/B जो है वो है 3:4। मैं x से दोनों में मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। अब बताओ अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं x से दोनों में करूंगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x। अब रेशियो का मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूं। तो बताओ अगर मैं इसको काट भी दूं तो भी तो ये 3:4 ही रहा ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि रेशियो में किसी संख्या से गुणा और भाग करने पे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रेशियो और रेशियो की प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे डिस्कस करने चल रहा हूं रेशियो और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। रेशियो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुपात। ये आप सभी लोग जानते हैं। फ्रैक्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भिन्न। ये भी आप जानते होंगे अच्छे से, है ना? कुछ महोदयों का ये कहना है कि रेशियो और जो फ्रैक्शन है वो दोनों सेम है। नहीं भाई साहब, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जरा 2 डिफरेंस ये मेन है, इनको जरा ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, रेशियो इज ऑलवेज पॉजिटिव, अभी मैंने आपको बताया, एंड फ्रैक्शन में भी नेगेटिव। जैसे मैं बोलूं फ्रैक्शन का क्या है? भिन्न है ना। भिन्न पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मैं बोलूं 4/5 तो ये भी भिन्न है, ये पॉजिटिव है। मैं बोलूं -4/5 तो ये नेगेटिव है। कौन सी बड़ी बात है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन मैं इसको रेशियो के केस में नहीं लिख सकता। रेशियो में केवल और केवल 4/5 ही हो सकता है। यानी मैं इसको केवल कैसे लिख सकता हूं? 4:5। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसको पूरा एक्सप्लेन किया है कि रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहला तो डिफरेंस ये हो गया। बातें समझ में आ गई? चलिए अगले डिफरेंस की बात करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर रेशियो डज नॉट चेंज वाइल फ्रैक्शन चेंज। ये चीज तो मैंने अभी आपको क्लियर की कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रैक्शन पे फर्क पड़ता है। जैसे देखो मैं बोलूं अगर x और y, x मेरे पास है 1, y मेरे पास है 2। अब बताओ अगर मैं सबसे पहले इनका रेशियो निकालूं x और y का, तो बताओ x और y का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2।
ठीक है, मैं इसको एज अ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं। फ्रैक्शन कैसा है, 1/2। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक काम करो, अच्छा 1/2 का अगर मैं डेसिमल में मान निकाल दूं तो बताओ ये 0.5 ही तो होगा, आधा ही तो है। चाहे फ्रैक्शन में लिख लो तो भी कितना होगा, 0.5 होगा। अब मैं कुछ कारनामा कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 4 से मल्टीप्लाई। यार ध्यान देना, रेशियो में मैंने 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और फ्रैक्शन में भी मैंने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, रेशियो में मल्टीप्लाई किया तो ये देखो 4 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया, 4 का 2 में हो गया तो 8 हो गया। मतलब ये कितना है, 4/8। अभी भी मैं डिवाइड कर दूं अगर, तो बताओ 0.5 ही आएगा। बताओ, पहले भी 0.5, अभी 0.5। मान में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अब मैं यहां पे देखो दिखाता हूं आपको, 1/2 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 2 से ये 4 कट गया 2 बार, आंसर कितना आ गया, 2। जहां पहले 0.5 आ रहा था वहीं आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो चुका है इसमें। जबकि रेशियो में मैंने 4 से गुणा कर लिया, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये बड़ा वफादार होता है, लेकिन ये फ्रैक्शन कैसा है, ये बेवफा है। बोलो, बात समझ में आ रही है? जैसे क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। तो रेशियो और फ्रैक्शन में डिफरेंस होता है, इस बात को जरा अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ। इन डेफिनेशंस को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये डेफिनेशंस बेसिकली डेफिनेशन नहीं है, आपको ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजीज के साथ आनी चाहिए। क्या है पहला, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है ना कि ये जो आपको मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, 8 डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा, इनका एक्चुअली बेसिकली कोई इनको याद नहीं रखना आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट टर्म के साथ भी आती है। फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 रेशियो दिया होगा, या फिर आपसे ये जो क्वेश्चंस हैं वो किसी तरह से एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल करने को आ जाते हैं। मैं आपको ये दोनों चीजें सिखाऊंगा, आज के ही सेशन में सिखाऊंगा, लेकिन इसको ध्यान रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। कैसे, जरा समझिए। इसका हिंदी वर्जन क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो का, वर्गानुपात। ठीक है, जैसे नाम ही बता रहा होगा, वर्ग का अनुपात। मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास एक रेशियो A/B है जो कि है 2:3। ठीक है, अगर मैं इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना चाहूं, ठीक है, कौन सा रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सीधे सीधे दोनों राशियों का वर्ग कर देना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A का स्क्वायर और ये हो जाएगा B का स्क्वायर। बताओ A कितना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। B कितना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। यानी A और B का जो डुप्लीकेट रेशियो है, वर्गानुपात है, वो कितना है, A² रेशियो B²। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब इनके यूज क्या हो सकते हैं, पहला तो ये कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B, तो आपको समझ जाना चाहिए कि A रेशियो B का मतलब क्या है यहाँ पे, A² रेशियो B²। या ये दूसरे तरीके से कैसे पूछे जा सकते हैं, जरा एक क्वेश्चन को यहां पे ध्यान रखिएगा। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स, हिंदी में मैं बोल देता हूं अभी, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स इज 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। मतलब 2 वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा है 3:4। उन वृत्तों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। आप एक बात जरा समझो, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करूं नॉर्मल तरीके से, तो आप कैसे करते इस क्वेश्चन को, आप ये मानते कि ये जो मेरी पहली त्रिज्या है
वो कितनी है, ये 3 रेशियो है ना। तो बेसिकली जब आप हाई स्कूल वगैरह में थे तो मान लेते कि ये 3x है। दूसरी त्रिज्या में यहाँ पे मान लेता कितनी, तो ये 4x हो जाती। तो बताओ क्षेत्रफल वृत्त का कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, आपको आइडिया होगा इस चीज का। आप क्या बोलते हैं यहाँ पे कि भाई होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया किसका, पहले वाले का, वो कितना हो जाता पाई। पहले वाले की त्रिज्या कितनी है 3x, तो आप बोलते ये 3x का स्क्वायर है। दूसरे वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर, यानी दूसरे वाले की आर कितनी है 4x है, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। फिर क्या बोला, दोनों का रेशियो बता दो भाई साहब कितना होगा। तो आप क्या करते हैं, यहां पे आप इन दोनों का अनुपात लेते ऐसे। बताओ ये पाई से पाई कट गया, ये कितना जाता है, ये जाता 9x का स्क्वायर, और ये जाएगा 16x का स्क्वायर। ये x स्क्वायर इस स्क्वायर कट गया, अनुपात कितना आ गया 9:16। आप यही करते। या कुछ लोग यहां पे क्या बोलते कि भाई हम x वगैरह नहीं मानते हैं। तो अगर x वगैरह नहीं मानते हैं तो मैं इसको r को पहले वाले को 3 मान लेता। ये पहली रेडियस कितनी हो जाती 3, दूसरी रेडियस कितनी हो जाती 4। यही करते आप, और फिर आप वही लगाते फॉर्मूला। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये ऐसा करना क्यों है। आप मुझे केवल इतना बताओ कि जो भी रेडियस है, जो भी त्रिज्या है, वो त्रिज्या का मापन किस में होता है, या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, यही तो होगा। मतलब ये सिंगल पावर वाली है, पावर 1 है ना। लेकिन जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो किस में होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सीधी सी बात है ना, इसका स्क्वायर हुआ होगा। स्क्वायर किस में होता है, डुप्लीकेट रेशियो में होता है। तो अगर मुझे ए और बी का रेशियो दिया है, तो मुझे स्क्वायर का रेशियो अगर पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल जो दिए हैं उन्हीं का स्क्वायर कर दूं। अब चूंकि ये केवल किसकी रेडियस की बात हो रही है, सर्कल्स के रेडियस की बात हो रही है, इसका मतलब क्वांटिटीज मेरी एक है, एक सर्कल एक ऑब्जेक्ट है, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अगर बात होती है एक सर्कल की और फिर बात होती है एक वृत्त, दूसरे एक वर्ग की, एक स्क्वायर की, तो हम फॉर्मूला वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तो दोनों ही सर्कल है ना। तो आप बताओ, अगर मेरे पास रेडियस का रेशियो 3-4 है, यानी कि मुझे 1 पावर वाला रेशियो पता है 3-4, और मुझे 2 पावर वाला रेशियो निकालना है, तो सीधे मुझे क्या करना है, 3 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 16। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, यही तो आपका रेशियो हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो सीधी सी एक बात ध्यान रखो, अगर मुझे सिंगल रेशियो यानी मीटर से मीटर स्क्वायर में जाना है, तो मीटर में क्या क्या हो सकता है, तो ये भाई साहब परिमाप भी हो सकता है ना, त्रिज्या हो सकती है, व्यास हो सकता है। आप समझ रहे हो ना, परिमाप यानी कि पेरीमीटर, त्रिज्या यानी रेडियस, व्यास यानी कि डायामीटर। विकर्ण हो सकते हैं, जिसमें विकर्ण होते होंगे डायगोनल। अगर मुझे इनसे क्षेत्रफल में जाना है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ऑब्जेक्ट सेम हो, सर्कल है तो सर्कल ही हो, मुझे कुछ नहीं करना। अगर मुझे इसका रेशियो पता है तो मुझे डायरेक्ट स्क्वायर करना है, मुझे इसका रेशियो पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूं। मेरे पास 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, पहला स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है। पहले स्क्वायर की मुझे साइड दे रखी है, ये क्या दे रखी है साइड, ये, और दूसरे स्क्वायर की साइड। देखो पहले स्क्वायर की साइड मुझे दे रखी है 2 अनुपात दूसरे स्क्वायर की साइड 3, यानी पहले और दूसरे स्क्वायर्स की साइड का रेशियो 2:3 है। मुझसे इनके एरियाज का रेशियो पूछा है, तो बताओ सीधी सी बात है, साइड का मतलब मीटर या सेंटीमीटर पावर 1, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर कर तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आपका आंसर है। बातें क्लियर है। मुझे एक स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है 3, दूसरे, या चलो 3 सेंटीमीटर है, दूसरे स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है मुझे 4 सेंटीमीटर है। मुझसे पूछा है दोनों के स्क्वायर का एरिया बता दो। मुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, डायगोनल मतलब सेंटीमीटर पावर 1, और पावर 2 में जाना है, इसका मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 3:4 का स्क्वायर कर दो, काम खत्म।
अरे समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस और अच्छे से समझेंगे आगे, लेकिन पहले आप इन डेफिनेशंस को ध्यान रखिए। दूसरा है सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं उपवर्गानुपात या फिर वर्गमूल अनुपात भी कहते हैं। जैसे पहला वाला क्या था, वर्गानुपात था ना, ये वर्गमूल अनुपात है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मेरे पास दो रेशियोज ए और बी दे रखे हैं 4:9, है ना, और मुझे क्या निकालना है, इनका सब डुप्लीकेट रेशियो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों का अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो बताओ, ए का अंडर रूट मैं ले लूं और मैं बी का अंडर रूट ले लूं, यही मेरा आंसर होगा। तो बताओ, ए का अंडर रूट 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2, और 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3। यानी अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ए और बी का वर्गमूलानुपात बताओ क्या होगा, अगर ए और बी का रेशियो 4:9 है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि ये 2:3 होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि जैसे समझ लो, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल्स विद रेशियो 9:25। आपको क्या निकालना है, दो वृत्त दिए हैं आपको जिनके क्षेत्रफलों में विद एरियाज रेशियो, है ना, दो वृत्त दिए हैं जिनके एरिया में, जिनके क्षेत्रफल में अनुपात कितना है, 9:25। आपको उनकी रेडियस में अनुपात निकालना है। तो आप बताओ, क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, यहां पे मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। रेडियस का मतलब क्या हो गया, मीटर, ये निकालना है। एक ही सर्कल की बात हो रही है, तो सीधे से क्या कर दें, मीटर स्क्वायर से मीटर में आना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा, यानी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना, 3, 25 का स्क्वायर रूट कितना, 5, ये आंसर है। बोलो, बात क्लियर है? अरे समझ में आ रही बात? अब एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, जरा इसको ध्यान से समझना आप पहले। द रेशियो ऑफ टू सर्कल्स is 5:9 if the area of second circle is 162 centimeter square, then find the area of the फर्स्ट सर्कल। देखो क्या दे रखा है, दो वृत्तों की द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा है 5:9। क्वेश्चन ने आपसे यह पूछा है कि अगर दूसरे वाले सर्कल का एरिया 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पहले वाले का एरिया क्या होगा। तो आप चलो, आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने रेशियो दे रखा है किसका, रेडियस का। आप बताओ, अगर रेशियो दे रखा है रेडियस का, तो यानी R1:R2 दे रखा है, कितना होगा, 5:9। अगर मुझे त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 5:9 और मुझे क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है दोनों के एरिया का, तो मुझे क्या करना है, आप बताओ। ये तो मीटर में होता है ना, और ये मीटर स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। बोलो, बात समझ में आ रही है? यानी पहले वाले जो वृत्त है, सर्कल है, उसका एरिया कितना होगा, 25 रेशियो, तो दूसरे वाले का एरिया कितना होगा, 81 रेशियो। क्वेश्चन ने आपको दूसरे वाले का एरिया कितना दे रखा है, 162, रेशियो में कितना है, 81। यानी सीधी सी बात है, ये डबल है इसका। या आप ऐसे बोल सकते हो, भाई 81 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ 1 रेशियो कितना होगा, तो आप डिवाइड कर दो
2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले का एरिया कितना है 25 रेशियो, तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 2 है तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो होगी ना, यही तो आपका आंसर है। तो ये चीज तो आप ओरल कर सकते हो ना, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 81 का डबल है 162, तो 25 का डबल कितना होगा 50। डायरेक्ट आंसर था, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पड़ता। बात क्लियर हो रही है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, जरा समझिएगा। यहां पे लिखिए, इफ द रेशियो ऑफ areas of two squares is 64:25. If the ratio of areas of two squares is 64:25, then find the length of diagonal of second square if the length of the diagonal of first square is 24 सेंटीमीटर। अब जरा क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफलों में अनुपात दे रखा है 64:25। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दूसरे वाले विकर्ण की, डायगोनल का मतलब क्या होता है विकर्ण, दूसरे वाले विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो अगर पहले वाले विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल मत करो, मेरे साथ काम करो, काम आसानी से हो जाएगा। अब बताओ दो वर्ग के क्षेत्रफलों में अनुपात कितना है 64:25, यानी क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर में अनुपात कितना है 64:25। अब बताओ अगर विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण तो मीटर वगैरह में होते हैं ना, और ये मीटर स्क्वायर वगैरह में है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे मीटर स्क्वायर से किस में आना है मीटर में आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा वर्गमूल लेना पड़ेगा, और डायरेक्ट बोल सकता हूं कि पहला डायगोनल और दूसरे डायगोनल का रेशियो कितना हो जाएगा 64 का वर्गमूल कितना 8 और 25 का कितना हो जाएगा 5। यानी मुझे पता चल गया कि दोनों ही विकर्णों में अनुपात कितना होगा 8:5। अगर दोनों विकर्णों में 8:5 का रेशियो है तो भाई साहब दूसरे वाले विकर्ण की लंबाई पूछी है, पहले वाले की कितनी दे रखी है 24, पहले वाले की मेरे पास कितनी है 8। बताओ क्या 3 गुना है, अगर 8 का 3 गुना 24 तो 5 का 3 गुना कितना होगा 15 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है, कर सकते हो क्वेश्चन आराम से। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ये ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है इसको जरा समझिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं घन अनुपात। अब जैसे अगर मुझे A अनुपात B दे रखा है, मान लो 2:3, तो मुझे अगर इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है ना, ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा घन करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो A का क्यूब हो जाएगा A क्यूब, B का क्यूब हो जाएगा B क्यूब, तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ये इसका क्या है ट्रिप्लीकेट रेशियो है। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी। अब इसका इस्तेमाल कब हो सकता है, जब हम मीटर से किस में जाना चाहें मीटर क्यूब में। यानी मुझे क्या दिया हो, मुझे परिमाप दिया हो, विकर्ण दिया हो, सॉरी परिमाप दिया हो, रेडियस दी हो या फिर साइड दी हो, कुछ भी ऐसी चीज दी हो और मुझे आयतन वगैरह निकालना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्यूब करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे तो समझिएगा इसे ध्यान से। मैं आपसे बोल रहा हूं कि दो मेरे पास क्यूब्स हैं, घन है ना, पहले वाली घन की भुजा और दूसरे वाले घन की भुजा में अनुपात जो है वो है 5:3। पहले घन की ये भुजाओं का अनुपात है, किसका साइड्स का। पहले दूसरे घन की साइड्स का रेशियो कितना है 5:3। इनके वॉल्यूम में क्या रेशियो होगा आयतन में। तो आप क्या बोलोगे भाई साहब कि
मीटर में होती है घन की भुजा, वॉल्यूम चाहिए, इसका मतलब क्यूब करना पड़ेगा। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, सॉरी 27, है ना। तो रेशियो कितना हो गया 125 रेशियो 27। बोलो क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, घनमूल अनुपात। नाम से समझ में आ रहा होगा, ये घनमूल निकालने के लिए होगा। अब बताओ, अगर मेरे पास ए और बी दो अनुपात दे रखे हों 8:27, और मुझे घनमूलानुपात निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए का घनमूल निकालना पड़ेगा और बी का घनमूल निकालना पड़ेगा, और दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। तो 8 का घनमूल कितना होता है 2, और 27 का कितना होता है 3। इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2:3। अब इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हम आयतन से परिमाप या फिर भुजा पर जाना चाहें या त्रिज्या पे जाना चाहें, तब इसका प्रयोग करेंगे। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा बताइएगा। मेरे पास एक दो क्यूब्स हैं, है ना, ये दो क्यूब्स हैं मेरे पास। पहला मुझे क्या दे रखा है, मुझे इनके सरफेस एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, सरफेस एरिया पहले का और सरफेस एरिया दूसरे का, इनका अनुपात दे रखा है 4:25। इनका अनुपात कितना दे रखा है 4:25। और मुझसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मुझसे पूछा है इनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ कितना होगा। तो आप सबसे पहले ये समझो कि जब मैंने एरिया की बात की तो मुझे मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई एरिया तो किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, और पूछ क्या रहा है मीटर क्यूब, और मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब जाने का रास्ता नहीं मेरे पास, तो मैं मीटर स्क्वायर से किस में जाऊंगा, मीटर में जाऊंगा। और मीटर में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और 25 का कितना हो जाएगा 5। तो मेरे पास ये क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। अगर ये वर्गमूल आ गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे मीटर क्यूब में जाना है। इसका मतलब मुझे क्यूब करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा 8:125। इससे सरल आपके पास कोई और तरीका नहीं हो सकता। बोलो क्लियर हो रही बात। चलें आगे। चलो, मिक्स्ड रेशियो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है, इसे बोलते हैं मिश्र अनुपात। बोलो क्लियर है। मेरे पास अगर ए अनुपात बी दे रखा हो, कुछ K1 अनुपात K2, K1 K2 कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, C अनुपात D दे रखा हो, K3 अनुपात K4, और मुझसे पूछा है ए बी और सी डी का मिक्स्ड रेशियो बता दो, तो कुछ नहीं करना, खड़े खड़े गुणा कर लो। तो ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा BD, खड़े खड़े गुणा करो, यही क्या कहलाएगा इसका मिश्र अनुपात। और ये क्या हो जाएगा, तो इनका भी खड़े खड़े गुणा करो, K1 K3, और इनका खड़े खड़े गुणा करो, कितना हो जाएगा K2 K4। बोलो बात समझ में आ रही है। ये इनका मिक्स्ड अनुपात कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलूं A अनुपात B, ये दे रखा है 1:2, C अनुपात D दे रखा है 3:5, तो मुझसे मिश्र अनुपात पूछा है इसका, तो मुझे क्या करना है, AC निकालना है और फिर BD निकालना है। तो AC निकालो, A कितना है 1, B कितना है, C कितना है 3, खड़े खड़े गुणा करो, 3 एकम 3 और 5 दूना 10। तो इनका मिश्र अनुपात कितना हो जाएगा 3:10। बोलो क्लियर हो रही बात। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी इनकी। अब कुछ और चीजें जरा यहां पे समझिएगा, रेशियो की फॉर्म में ही। कॉम्पोनेंटो रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, योगानुपात। क्या बोलते हैं, योगानुपात। जैसे मान लो इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, या इसको एक फॉर्म में और लिख सकता है, यदि A/B इज इक्वल टू C/D। चाहे ऐसा लिखा हो और चाहे ऐसा लिखा हो, दोनों ही बातें सेम है। अगर ऐसा कहीं आपको दिया है
तो आप डायरेक्ट इसका कॉम्पोनेंडो रेशियो देख सकते हो क्या होगा। देन अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, हर को ऐसे रहने दीजिए अपॉन बी। इधर भी यही काम करिए, सी और डी को जोड़िए सी प्लस डी, और हर जो डी है उसको ऐसे रहने दीजिए, ये भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये कंडीशन दोनों में से, ये दोनों हालांकि लिखने का तरीका अलग है, अगर ये कंडीशन फॉलो करती हैं तो ये कंडीशन भी फॉलो करेगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा दूं, जैसे समझिए अगर मैं आपसे बोलूं कि a अनुपात b जो है वो 2:5 है, तो पहले मैं आपको जरा इसका मतलब बता दूं कि a अनुपात b 2:5 का मतलब 2/5, और 2/5 का मतलब मैं अगर a अपॉन b की बात करूं तो ये कितना है 0.4 है। ठीक है, ये मैंने इसको आपको यहां पे बता दिया कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.4 आ रही है। अगर a रेशियो b 2:5 है तो इसका योगानुपात कितना होगा, इसका योगानुपात होगा a प्लस बी यानी 5 तो 7 और बटे b यानी 5। a प्लस बी कितना हो गया 7/5 और ये कितना हो जाएगा नीचे 5। तो देखो a और b का रेशियो 2:5 था। ठीक है, तो इनका कॉम्पोनेंडो रेशियो कितना आ गया 7:5। अब मैं इसी को थोड़ा सा एक जगह यहां पे लिख रहा हूं, अगर मेरे पास यहां पे C/D 4:10 होता, जो कि 2 और 5 और 4 10 दोनों बराबर हैं। ठीक है, देखो है ना 0.4 इसकी वैल्यू 0.4 इसकी वैल्यू है। तो अगर C और D का रेशियो 4:10 है तो C प्लस D अपॉन D, यानी अगर मैं इसको करता तो वैल्यू कितनी आती 10 4 14 और बटे 10 ऐसे होता। तो बताओ 2 से अगर काट दो तो 7/5 ही तो है ये। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी अगर ये है ए बी और सी डी का रेशियो अगर बराबर है तो ये क्या था, ये ए प्लस बी अपॉन बी था और ये सी प्लस डी अपॉन डी था। ये दोनों भी कितने आ रहे हैं 7:5 आ रहे हैं। यानी कि योगानुपात यही कहलाता है। अगर ए बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के बराबर है तो ए प्लस बी का रेशियो बी के साथ और सी प्लस डी का रेशियो डी के साथ भी हमेशा बराबर होगा। क्लियर हो रही बात? यानी अंश और हर को जोड़ दो, ऊपर लिख दो, हर को ऐसे रहने दो, दूसरे वाले में भी अंश और हर को जोड़ दो और हर को ऐसे रहने दो। तो ये कहलाता है कॉम्पोनेंडो रेशियो। अगला डिविडेंडो रेशियो, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरानुपात। ठीक है, ये क्या होता है? अभी जैसे कंडीशन बताइए, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, या तो ऐसा लिखा हो या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर ऐसा दिया है आपको तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप जैसे अभी योग किए थे ना वैसे ही अंतर कर सकते हैं। तो a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी लिख सकते हैं ऐसा। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि a और b का रेशियो जो है वो 2:5 है। ठीक है, और यही मैं मान लेता हूं कि सी और डी का जो रेशियो है वो है 4:10। ठीक, तो अब बताओ जरा 2:5 का मतलब ये, चाहे मैं a अनुपात b लिखूं चाहे मैं c अनुपात d लिखूं, दोनों की वैल्यू कितनी है 0.4 है। बोलो, तो अगर मैं यहां से a माइनस बी निकालूं तो बताओ a माइनस बी यानी 2-5, 2-5 कितना होगा -3 और बटे हर यानी 5 को ऐसे रहने दो। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -3/5। अच्छा इसका देखो तो c माइनस डी कितना हो जाएगा 10, 4 में से 10 है कितना -6 और बटे 10। अगर मैं दोनों को देखूं तो देखो ये 2 से काट दो तो 2 3 6, 2 से काट दो 5, तो ये 3/5 माइनस का है ना, और ये भी 3/5 माइनस का है, यानी ये दोनों बराबर है। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर ए बी और सी डी आपस में बराबर है रेशियो में तो इनका अंतर भी बराबर होगा। क्लियर इतनी बात? अब इन दोनों के सम्मिश्रण से बनता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रेशियो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो यूज है वो बहुत है आगे, इसी आज के वीडियो में तो नहीं, लेकिन हाँ ये जो सीरीज हमारी चल रही है रेशियो वाली, इसमें आपको इस पे ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि अगर नॉर्मली आप सॉल्व करोगे तो वो कम से कम 5 से 6 लाइनों में जाएंगे और देख के डर लगता है। लेकिन अगर आपने इसका इस्तेमाल किया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जरा समझना ये क्या है।
तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो पार्ट भी और डिविडेंडो भी है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा योगांतरानुपात। योगांतरानुपात, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत करने वाले हैं एप्लीकेशंस में, तो C&D फॉर्म ऑफ रेशियो। तो अगर C&D फॉर्म लिखा, इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, योगांतरानुपात की बात कर रहे हैं। अब ये क्या कहता है जरा समझना। अगर मैं आपसे बोलूं कि A+B अपॉन A-B, इफ A+B अपॉन A-B इज इक्वल टू C/D, अगर ऐसा लिखा है, यानी जो ऊपर दोनों संख्याएं जुड़ रही हैं वही संख्याएं नीचे घट रही हैं, अगर ऐसा फॉर्मेट आपको दिख गया तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जैसा हमने लेफ्ट में किया है वैसा ही हम राइट में कर सकते हैं। यानी देखो, जो दो संख्याएं ऊपर जुड़ रही हैं वही नीचे घट रही है ना, तो इन दोनों का रेशियो ले लो, यानी A/B लिख दो डायरेक्ट। ये किसके बराबर होगा, तो अब इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिखो तो C+D अपॉन C में से D घटा दो तो कितना हो जाएगा, C-D। यानी अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू है, यानी ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू है इफ, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, इफ ये देन ये। बात क्लियर हो रही है? जरा समझो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं। अब बताओ, अगर मैं लिखूं यहां पे कि x+y अपॉन x-y इज इक्वल टू 5/3, तो मुझे x और y का रेशियो निकालना है, कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते थे, इस क्वेश्चन को आप करने का तरीका ये करते थे ना अप्लाई, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, 3 का ऊपर गुणा 5 का नीचे गुणा, है ना। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं इससे तो क्या हो जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5x माइनस 5y। x वाले पार्ट एक साथ ले जाओ, y वाले पार्ट एक साथ ले जाओ, तो देखो 3x 5x में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस का 5y 3y में जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 8y। या मैं आगे बोलूं कि अगर x अपॉन y मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा 8/2, या अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 4/1। बोलो बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को देखो, मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से डायरेक्ट करता हूं। अब बताओ, जो दो संख्याएं ऊपर जुड़ रही हैं वही संख्याएं नीचे घट रही हैं, यानी देखो A+B अपॉन A-B था, तो यहां भी देखो x+y अपॉन x-y है, तो मैं डायरेक्ट x और y का रेशियो ले सकता हूं, ले लो। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पहले इन 5 और 3 को जोड़ना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा 5 3 8, और इसी 5 में से 3 को घटाना पड़ेगा, 5 - 3 2। यही हमारा रेशियो आ गया। बताओ ये 4:1 है कि नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया, इतना क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना ही नहीं पड़ा। अरे समझ में आ रही बात? तो इसकी बहुत सी यूजेस हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे और करके दिखाता हूं, जरा समझना इस बात को। अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x प्लस 3y अपॉन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3/1, है ना, देन फाइंड x रेशियो y। तो क्या होगा x रेशियो y, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको कुछ नहीं करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वो नहीं करना। अब बताओ, देखो यहाँ पे एक बात, जैसा हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में अप्लाई करते हैं वैसे ही मैं अप्लाई करा रहा हूं। अब बताओ, जो ये ऊपर जुड़ रहा है 2x और 3y, वही तो नीचे घट रहा है 2x में से 3y, यानी ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो बताओ, ये a+b ऊपर लिखा है और ये नीचे क्या लिखा है, a-b। तो मैं अगर इसको डायरेक्ट लिख दूं कि a और b का अनुपात, यानी 2x और 3y का अनुपात, तो ये 2x अपॉन 3y ये कितना हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, और 3 - 1 2। भाई ऊपर इन दोनों को, इसको कैसे लिखा, 3 और 1 को जोड़ के, इसको कैसे लिखा, 3 में से 1 घटा के, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2/1। अब बताओ, ये 2 से 2 कट गया, तो x अपॉन y कितना आ जाएगा, 3 को इधर भेज दो, 3/1, ये आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कितने सिंपली सॉल्व हो गया। तो ये बेसिक 8 डेफिनेशंस हैं जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या होता है। अब मैं चलता हूं टाइप 1 पे और क्वेश्चन पे, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये।
सिंगल रेशियो, हिंदी वाले लिख लो, इसको हिंदी में कहते हैं एकल अनुपात। ठीक है, ये एकल अनुपात क्या होता है जरा समझना। देखो जैसे मान लो, एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, ठीक है, और मेरे पास बी अनुपात सी दे रखा है 6:5। और क्वेश्चन ने मुझसे क्या पूछ लिया है, फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी। ये क्वेश्चन ने मुझसे बोला है करने को। तो बहुत से लोग इसको करना जानते होंगे, आप जो देख रहे हो वीडियो, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, या जो जानते होंगे वो हो सकता है कि इसको ऐसे लिखते होंगे ऊपर नीचे कि ए और बी लिख लिया ऐसे, फिर बी के नीचे ये बी लिख लिया और सी लिख लिया। तो भाई देखो, अगर कॉम्पिटिटर की तैयारी, मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कॉम्पिटिटर हो, तो ये सब बेहूदीपना मत करना बात से, क्योंकि ये सारे तरीके वो तरीके हैं जो केवल तुम्हें खुश करते हैं। ठीक है, अब जरा समझना, मैं फंसा दूंगा इस तरह के मैं आपको क्वेश्चंस को ऐसी वैल्यू दे दूंगा कि आप फंस जाओगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। तो ये सब तरीके मत आजमाओ, वो करो जो एक मतलब कॉम्पिटिटर रियली करता है। चलो समझो जरा क्या है इस बात को। अच्छा देखो, इन सब चीजों को देख के पहले क्या समझ में आता है, ए और बी की अगर मैं बात करूं तो ये 2:3 है। इसका मतलब मैं एक चीज तो यहां से ये बोल सकता हूं कि जो ए है वो बी से छोटा है, तो वो जहां भी रहेगा बी से छोटा ही रहेगा। ये बात तो हमेशा तय है, क्योंकि अगर मैं दोनों में गुणा भी किसी चीज का करूंगा तो दोनों में करूंगा। तो अगर एक बार अनुपात में ये दिख रहा है कि पहला दूसरे से छोटा है, तो वो अनंत काल तक छोटा रहेगा। अच्छा दूसरे में देखो, बी और सी की बात करूं तो बी सी से बड़ा है। इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि बी जो है वो सी से बड़ा है। अच्छा ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी तो हालांकि मैंने 3 एग्जाम्पल, 2 ही लिए हैं, ए बी और बी सी का रेशियो। ऐसे अगर मान लो 5-6 रेशियो, तो आप कितनी देर बैठ के निकालोगे, है ना। तो इसके भी शॉर्टकट्स होते हैं, जरा समझना, पहले कंसेप्ट समझ लो। अब बताओ आपको इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। सबसे पहली बात कॉमन मुझे दिख रहा है कि भाई साहब ये बी यहां भी है और बी यहां भी है, मतलब यही बी है जो ए और सी में संबंध स्थापित कर सकता है। तो मैं गया बी के पास, मैंने पूछा बी भाई साहब तुम्हारे पास क्या है वैल्यू, तो बोले सर मेरे पास तो 3 है। अच्छा यहां पे गए, बोले यहां पे कितनी है, तो बोले भाई साहब यहां पे तो मैं 6 हूं। तो अब भाई बी जहां भी रहेगा उसको तो बराबर करना पड़ेगा ना, बी की वैल्यू अलग अलग तो हो नहीं सकती, तो बी को बराबर करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, रेशियो में किसी भी रेशियो को बराबर करने का केवल और केवल एक ही तरीका होता है कि या तो हम उसको भाग करें या उसको मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं डिवाइड करूंगा या मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशियो पे फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए मैं कितना भी गुणा करूं और कितना भी भाग करूं, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं भाई साहब, तुम यहां पे 3 हो तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, तो बताओ जो बी है वो तो 3 दूना 6 बन जाएगा, यहां भी 6 यहां भी 6। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं आसानी से, मैं बोलूंगा कि ए बी और सी का अगर मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करूं, तो अब बताओ, अब 2 का गुणा होगा तो पहले इसमें भी होगा ना, ए वाले में, तो 2 दूना कितना हो गया 4, ये हो गया 4। अब बी चाहे आप यहां से मल्टीप्लाई करके लो तो भी 6 आएगा, चाहे यहां से देखो तो भी 6 आएगा, तो बी कितना हो गया 6। और देखो सी अभी भी कितना है, सी के साथ किसे गुणा नहीं हो रहा है, तो वो 5 है। इसका मतलब ए बी सी इसका सिंगल रेशियो है, किसका, इन दोनों का, इन दोनों अलग अलग रिलेशंस का एक सिंगल रिलेशन ये है ए बी सी। अब आप चाहो तो चेक कर लो, पहली कंडीशन देखो, क्या ए बी से छोटा है, हाँ ए 4 है और बी 6 है, ए बी से छोटा है। दूसरी कंडीशन देख लो, क्या बी सी से बड़ा है, तो भाई बी जो है वो 6 है और सी है वो 5 है, तो बी सी से बड़ा भी है। ए और बी का रेशियो 2-3 का है, तो जरा देखो 4 और 6 में क्या 2-3 का रेशियो है, यही तो ए बी है। 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, हाँ है। बी सी में रेशियो देख लो, 6-5 का है, ऑलरेडी है। इसका मतलब यही मेरा आंसर है, जिस ऑप्शन में मुझे 4 6 5 दिखेगा मैं उसको टिक कर दूंगा। बोलो क्लियर है बात, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:5, बी और सी का रेशियो दे रखा है 4:7। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है।
तो बताओ क्या करें। पहला कंक्लूजन, अच्छा ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कंक्लूजन, ये सब आपके माइंड में देख के ही चल जाना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी से छोटा है। ए जो है वो छोटे हैं किससे, बी से। दूसरी कंक्लूजन की बात करें तो बी जो है वो सी से छोटा है। ठीक है, ये दोनों बातें तो आपको देख के समझ में आ रही हैं। ठीक है, यानी मैं अगर किसी ऑप्शन में मुझे बी जो है वो ए से बड़ा दिखा तो मैं उसको डायरेक्टली कट कर सकता हूँ ऑप्शन को। तो छोटे बड़े से भी ऑप्शन कट होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अब बताओ ए बी सी निकालना है तो सबसे पहली बात मैं कॉमन ढूंढूं। मेरे पास ए और बी दे रखा है कितना, 3 5। मेरे पास बी और सी दे रखा है कितना, 4 7। तो मुझे कॉमन दिख गया। कॉमन क्या है, बी। बी यहाँ पे, बी यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे देखा मैंने तो बी कितना है, 5 है। लेकिन यहाँ पे देखा तो बी कितना है, 4 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई कर दूं। तो भाई इसमें मैं 4 से गुणा कर दूं तो देखो बी कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। और दूसरे वाले में मैं 5 से गुणा कर दूं तो बी कितना, 5 देखो ऊपर था इससे गुणा कर दिया, 4 नीचे था इससे गुणा कर दिया, तो 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ए कितना हो जाएगा, तो इस 3 का गुणा इस 4 में भी तो होगा, तो 3 चौका 12, ए हो गया 12। बी कितना होगा, तो 5 चौका 20, चाहे मैं पहले वाले से निकाल लूं चाहे मैं 4 पंचे 20 दूसरे वाले से निकाल लूं, लेकिन बी आएगा BC। और सी तो यहीं से मिलेगा, तो सी कितना है, 7 गुणे 5, और 7 गुणे 5 कितना, 35। बोलो बात समझ में आ रही है। अब बताओ ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है। ए और बी में रेशियो 12 20, 4 से काट दो तो 4 तियां 12, 4 पंचे 20, 3 5 का रेशियो है कि नहीं। बस कर सकते हो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर हो रही बात। तो सिंगल रेशियो निकालना समझ में आ रहा है। तो चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई का रेशियो 4 5, वाई जेड का रेशियो 2 3, एक्स वाई जेड का रेशियो बता दो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करके दिखाता हूं। जरा समझना, अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो कॉमन क्या है, तो भाई साहब यहाँ पे वाई कितना है, 5 है। यहाँ पे वाई कितना है, 3 है। तो अगर देखो एक्स और वाई का रेशियो 4 5 है, वाई और जेड का रेशियो 2 3 है, तो वाई यहां पे है 5 और वाई यहां पे कितना है, 2। इसका मतलब मुझे इस पूरे में 2 से गुणा करना पड़ेगा तो वाई हो जाएगा 10। मुझे इस नीचे वाले में 5 से गुणा करना पड़ेगा तो वाई कितना हो जाएगा, 10। तो अगर मैं 2 से गुणा करूं तो देखो एक्स कितना हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा होगा तो 4 दूना 8। वाई कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, चाहे मैं पहले वाले से ले लूं चाहे मैं 2 गुणे 5 कर दूं तो भी 10 आएगा। और जेड की बात करूं तो जेड देखो यहाँ पे कितना है, 3, लेकिन 5 का गुणा हो रहा है तो 3 बचे 15। तो 8 10 15 रेशियो, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ये ए वाला पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो देखिए जरा क्वेश्चन बिना सॉल्व किए कैसे सॉल्व होता है, जरा समझना। अब बताओ एक्स और वाई में कौन छोटा कौन बड़ा, तो सीधी सी बात है एक्स जो है वो वाई से छोटा है। ठीक है, अब बताओ पहले में एक्स वाई से छोटा है क्योंकि ये तो एक्स है, ये वाई और ये जेड। तो बताओ एक्स वाई से छोटा है, ये ऑप्शन हो सकता है एक बार को। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स 15 और वाई 10, तो एक्स तो वाई से बड़ा हो गया तो बी तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तीसरे में देखो एक्स वाई से छोटा है, हो सकता है, और चौथे में देखो एक्स वाई से छोटा है, हो सकता है। यानी देखो छोटे बड़े से एक ऑप्शन हमने हटा दिया। वाई जेड की बात करो तो वाई जो है वो जेड से छोटा है, तो वाई अगर जेड से छोटा है तो देखो दूसरा तो हट गया, अब तो इसको चेक ही नहीं करना हमें। तो वाई यहां भी जेड से छोटा है, लेकिन यहां पे देखो वाई जेड से बड़ा हो गया तो ये हट गया। यहां पे देखो वाई जेड से बड़ा हो गया, ये हट गया। छोटे बड़े ने तुम्हारे 3 के तीनों ऑप्शन खत्म कर दिए, एक ही ऑप्शन बचा, ये आंसर है। क्लियर है। और क्या चेक करते, मान लो कोई एक ऑप्शन और सही होता तब क्या करते, तब यहां पे कुछ और नहीं करते, सीधा सा काम और करते। एक्स और वाई का रेशियो बताओ कितना है, 4 5। तो ये अनंत काल तक 4 5 रहेगा, कभी चेंज हो सकता है नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक्स और वाई का रेशियो हमेशा 4 5 रहेगा। देखो पहले वाले में देखो 8 10 का रेशियो, अगर मैं 4 से काट दूं, 2 से काट दूं तो 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ये 4 5 का रेशियो है। दूसरे में देखो 15 10, अगर मैं 5 से काट दूं तो 5 तियां 15, 5 दूना 10, ये तो रेशियो 3 2 का हो गया एक्स वाई में, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथे में देखो 8 और 15 का रेशियो कटेगा ही नहीं, ये तो 8 15 का रेशियो रहेगा, ये भी गलत है।
5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये 2 3 का रेशियो हो गया, ये भी गलत। यानी केवल देखो ऑप्शन चेकिंग से मेरा पहला आंसर आ गया। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए, शैलू और दीपू की आयु में अनुपात 13:9 है। शैलू और शिवू की आयु में अनुपात 4:7 है। दीपू, शैलू और शिवू की आयु में अनुपात कितना होगा? तो बस एक बात जरा समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो बताओ, शैलू और दीपू, शैलू और दीपू, ठीक है, इनकी आयु में अनुपात कितना है? 13:9। अच्छा, आप बताओ कौन बड़ा है? शैलू बड़ा है दीपू से। अच्छा, मुझे देखो रेशियो किसका निकालना है, मुझे दीपू पहले लिखा है, शैलू बाद में लिखा है। यानी ये जो होगा, जो रेशियो, जरा रेशियो का ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि हर जगह कुछ भी लिख दो। ये दीपू हैं, ये शैलू हैं और ये शिवू हैं। ये दीपू, ये शैलू और ये शिवू। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह के रेशियोज दिए हैं, इसको ध्यान रखना जरा। आप मुझे केवल इतना बताओ अभी, शैलू और दीपू में कौन बड़ा है? तो शैलू बड़ा है। पहले वाले में देखो, ये दीपू, यानी दीपू छोटा है ना, ये दीपू है और ये शैलू है। दीपू है 52, शैलू 36। यहां तो शैलू छोटा हो गया, पहला गलत। बात समझ में आई? दीपू 91, शैलू 52। यहां पे कौन छोटा हो गया? दीपू बड़ा हो गया फिर से, जबकि दीपू देखो 9 है और शैलू 13 है। इसका मतलब दीपू छोटा है। दीपू छोटा है तो यहां तो दीपू बड़ा हो गया, ये भी गलत। अब यहां देखो, 36 और 91 दीपू छोटा, और 36 और 52 दीपू छोटा। बात क्लियर? अब जरा देखो, दीपू, शैलू और दीपू की आयु में अनुपात कितना है? 13:9। तो आप मुझे खाली इतना बता दो, अगर शैलू और दीपू की आयु में अनुपात 13:9 है, इसका मतलब कि अगर मैं सी वाले ऑप्शन को चेक करूं तो देखो 36 तो दीपू हो गया और शैलू हो गया 91। अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं तो कटे वटे का तो है नहीं है भाई। 91 और 36 दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कटेगा ही नहीं। इसका मतलब इन दोनों में रेशियो कितना है? 91-36 का। तो भाई ये तो गलत हो गया ऑप्शन, जबकि यहां पे देखो 36 और 52 का रेशियो है। तो अगर मैं बोलूं कि दीपू जो है वो 36 हैं और 52 कौन होगा? शैलू, क्योंकि दीपू ये है ना, ये पहला वाला दीपू है, दूसरा वाला शैलू है। तो आप बताओ, दोनों में रेशियो अगर मैं 4 से काट दूं तो ये जाएगा 13 बार, और 4 से काट दूं ये जाएगा 9 बार। बताओ 13-9 का रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब 3 ऑप्शन तो डायरेक्टली खत्म हो गया। बचा कौन सा? केवल डी पार्ट बचा। मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं आपके सामने, है ना। तो ये सारी बातों का जरा ध्यान रखना। क्वेश्चन को एलिमिनेट करना कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहां पे शैलू और दीपू का रेशियो कितना है? 13:9। शैलू और शिबू का रेशियो, शिबू, इनका रेशियो कितना है? 4:7। अब बताओ कॉमन कौन है? शैलू यहां पे 13 और शैलू यहां पे 7। इसका मतलब पहले वाले में 4 से गुणा कर दें, सॉरी शैलू यहां पे 4 है, और दूसरे वाले में 13 से गुणा कर दें। तो देखो शैलू को मैं पहले लिख रहा हूं, चलो जिसका जिसका पूछा है, दीपू, शैलू और शिवू। तो सबसे पहले दीपू, फिर मैं लिख रहा हूं शैलू, और फिर मैं लिख रहा हूं शिवू। देखो सबसे पहले दीपू, दीपू यहां से आएगा, 4×9 कितना हो गया? 36। शैलू की अगर बात करूं तो शैलू देखो यहां से है 13×4 52, चाहे यहां से ले लो और चाहे शैलू को यहां से ले लो। 4×2 कितना हो जाएगा? 52। तो 36 52। और शिबू कितना? शिबू यहीं से मिलेगा, 7×13 कितना? 91। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भैया बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स कितना है? 4, वाई कितना है? -5। दोनों का रेशियो कितना होगा? तो आप सीधी सी बात जानते हो बहुत अच्छे से कि अगर एक संख्या पॉजिटिव है, एक संख्या अगर नेगेटिव है, तो हम रेशियो नहीं ले सकते। क्लियर इतनी बात? हम क्या बोल देंगे? ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर इतनी बात है? अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है नेहा विजय, विजय अजय, अजय शिवम की आयु में अनुपात दे रखा है आपको 1:2, 2:3, 5:6। और क्वेश्चन ने पूछा नेहा की आय क्या होगी अगर कुल आय आपको दे रखी है कितनी? 9600। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगल रेशियो नहीं पता है, सिंगल रेशियो नहीं पूछा क्वेश्चन ने। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछा है। तो देखो जरा एक बात, मुझे क्या क्या दे रखा है सबसे पहले वो ध्यान लो। नेहा की
और विजय की। आय में अनुपात कितना है? 1:2। विजय और अजय की आय में अनुपात कितना है? 2:3। अजय और शिवम, ठीक है, इनकी आय में कितना अनुपात दे रखा है? 5:6। तो सबसे पहले तो हमें सिंगल रेशियो पता करना पड़ेगा। किसका किसका? नेहा का, विजय का, अजय का और शिवम का। देखो सबसे पहले मैं इन दोनों को लेके चल रहा हूँ। इसमें कॉमन क्या है? विजय यहाँ पर भी है, विजय यहाँ पर भी है, दोनों में विजय है। अगर दोनों में विजय है तो इसका मतलब है कि मैं दोनों में रिलेशन बना सकता हूँ, नेहा और अजय में। तो विजय यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है, यहाँ पे विजय 2 दिख रहा है, और विजय यहाँ पे भी कितना है? यहाँ पे भी 2 है। इसका सीधा सा मतलब है भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों जगह पे विजय बराबर हैं। तो हम बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो दिया है वही मेरा आंसर है यहाँ पे। तो देखो नेहा कितनी है? 1 है। विजय कितना है? यहाँ पे 2 है। अजय कितना है? 3 है। ये 3 तो पता चल गए। अब बात को किसी कर रहा है? शिवम की। अब शिवम को लेना पड़ेगा। तो देखो ये तो मुझे नेहा, विजय और अजय का पता चल गया कितना? 1 2 3। अजय और शिवम का कितना है? 5 6, है ना। तो देखो अब दोनों में कॉमन कौन है? अजय। यहाँ पे अजय कितना है? 5 है। यहाँ पे देखो अजय कितना है? 3 है। क्योंकि अब ये दोनों तो कंप्लीट ना, इन दोनों का ही तो एक रिलेशन हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब मैं इसको और इसको लेके चलूंगा। तो अब बताओ, अजय यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब मैं इसमें क्या कर दूं? 5 से गुणा कर दूं, और इसमें क्या कर दूं? 3 से गुणा कर दूं। तो अब बताओ अजय यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 3 15। अजय यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 5 15, बराबर हो जाएगा। आओ चलो फिर से लिख लें। 5 से गुणा करेंगे तो नेहा कितनी हो जाएंगी? 5 1 5। विजय कितने हो जाएंगे? 5 दूना 10। अजय कितने हो जाएंगे? 5 3 15। और देखो शिवांग की अगर मैं बात करूं यहां से ले लो तो शिवांग 6 × 3 है, कितने हो जाएंगे? 18। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि सबकी आय कितनी है? 9600। अच्छा देखो नेहा की आय 5 रेशियो, विजय की आय 10 रेशियो, अजय की आय 15 रेशियो, शिवांग की आय 18 रेशियो। अब मुझे किसकी पता करनी है? नेहा की। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। देखो नेहा की आय कितनी है? 5 है, ठीक है। कितने में से? टोटल में से। टोटल कितनी है भाई साहब? तो 15 5 20 10 30 10 40 8 48। 48 पूरी सबकी आय है, जिसमें से नेहा की कितनी है? 5। यानी नेहा की आय कितनी होगी? 5/48। 5 भाग है कितने में से? 48 में से। और कुल आय कितनी दे रखी है? 9600। तो मैं क्या करूं? इसको 9600 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे नेहा की आय पता चल जाएगी। 48 दूना 9600 और 5 दूना कितना हो गया? 10, और साथ में 2 0 यानी कि 1000। तो ये तो एक तरीका था मेरे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेरे पास? कि भाई मैं बोलूं कि सबको जोड़ के कितना हो गया? 48 रेशियो हो गया कुल आय, और कुल आय हमें कितनी दे रखी है? 9600 दे रखी है। इसका मतलब 48 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9600 रुपए। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 200 रुपए। नेहा की आय कितनी है? 5 रेशियो, तो आप बोलोगे 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 दूना 10 यानी 1000 रे। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये दूसरा तरीका था रेशियो में कंपैरिजन का तरीका, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, यानी कि 1000 रुपए। अब देखो नेहा की जो आय है वो कितनी है? वो 5 रेशियो निकल के आई ना नेहा की आय। अगर नेहा की आय 5 रेशियो निकल के आ गई है, इसका मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 5 से कटेगा। लेकिन यहां पे देखो सारे आंसर ये और ये सभी 5 से कट रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब कि मेरा आंसर क्या होगा? हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी डी का दे रखा है और ए डी का आपको पूछा है। इसको करने का 2 तरीका है। या तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले ये करो कि ए बी सी डी का रेशियो निकाल लो। तो चलो सबसे पहले मैं ए बी कितना दे रखा है? 2:3। इसका एक शॉर्टकट भी दूंगा मैं इस तरह के क्वेश्चंस का। और अगर बीसी की बात करूं तो बताओ बीसी कितना दे रखा है? यहाँ पे 3 4। अब बताओ एबीसी निकाल सकते हो। बी यहाँ पे भी 3 है, बी यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का एक सिंगल रेशियो कितना आ गया? एबीसी। और एबीसी कितना आ गया मेरे पास? ए है 2, बी कितना है 3 और सी कितना है 4। सी डी कितना दे रखा है भाई साहब? 6 7।
तो अगर मैं CD की बात करूं तो CD कितना दे रखा है 6:7। अब बताओ, अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है C। तो C यहाँ पे कितना दे रखा है 4, C यहाँ पे कितना दे रखा है 6। इसका मतलब अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो ये 4 3 80 हो जाएगा 12। मैं इसमें गुणा कर दूं अगर तो 6 दूना कितना हो जाएगा C 12। तो अब डायरेक्ट अगर मैं ABCD निकाल लूं तो A कितना हो गया, देखो ये 2 का गुणा होगा 3 में, 2 दूना 2 तिया 6। B कितना हो जाएगा, तो ये 3 का गुणा होगा 3 में, 3 तिया 9। C कितना हो जाएगा, चाहे यहां से ले लो 4 तिया 12, चाहे यहां से ले लो 6 दूना 12। और D कितना हो जाएगा 7 दूना 14। तो ये तो हमारा रेशियो आ गया सिंगल, लेकिन हमसे क्या पूछा है A और D का। तो A को उठा लो और D को उठा लो, 6 14, या 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 2 तिया 6 और 2 सते 14, 3:7। ऑप्शन ए पार्ट। बोलो बात समझ में आ गई। तो एक तो ये तरीका है कि पहले आप सबका रेशियो निकालो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। या फिर एक बात देखो, अगर मुझसे इस तरह का क्वेश्चन दिया हो या पहला और लास्ट वाला पूछ लिया हो, ऐसा कुछ दिया, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या निकालना है AD। आप बताओ, मुझे A/B दिया है तो मैं A/B लिख सकता हूं। B/C दिया है तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करके B/C लिख सकता हूं। मैं सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस। CD दिया है तो मैं C/D लिख रहा हूं। मतलब मैंने तीनों ही रेशियो को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जो दिया था A/B, B/C और C/D को, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आप बताओ, क्या ये B से B कट गया, क्या ये C से C कट गया, तो मुझे डायरेक्ट A और D ही तो मिल गया। यानी मुझे क्या सिंगल रेशियो निकालने की दरकार है यहाँ पे, नहीं, मुझे ये तो इसकी जरूरत ही नहीं है, नो नीड। तो करो सीधे सीधे, मतलब तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। तो 2/3 AB था, BC कितना है 3/4 है, और CD कितना है 6/7 है। तो भाई देखो, ये 2 से तो कटा 2 बार और 2 से ये कट गया 3 बार, ये 3 3 कट गए, कितना आ गया 3/7 बचा। तो ये 3:7 ये मेरा आंसर है। तो ये तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गया ना भाई साहब। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखें, जैसा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5वां, तो डायरेक्ट क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो सबको। छठे क्वेश्चन में भी देखो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो अब मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, मैं सिंगल रेशियो नहीं निकालूंगा, मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो क्या दिया है, AB दिया है, BC दिया है, CD दिया है। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो B से B कटेगा, C से C कटेगा, क्या मुझे AD मिल जाएगा। बात समझे, यानी सबको मल्टीप्लाई करें तो 4/7, 14/15 और 5/6। बताओ, 7 से ये कटा 2 बार, 5 से ये कटा 3 बार, 2 से ये कटा 3 बार, कितना आ गया, ऊपर बच गया 4, नीचे आ गया 3 3 9। ऑप्शन ए पार्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब आप कर सकते होंगे, तो मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, आप करके बताइए, और जो भी आंसर इसका आएगा उसको आप जरा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए रेशियो इन फ्रैक्शंस। अब अगर जैसे मुझे दे रखा हो A और B का रेशियो दे रखा हो 2/3 रेशियो 4/5, तो मुझे इसको सिंप्लीफाइड अगर सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इनको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहला तरीका तो ये है कि आप इनको डायरेक्ट क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 2 पंचे कितना हो गया, 5 दूना 10, और 3 चौका कितना हो गया 12। बस नीचे क्या आता उसको छोड़ दो। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये गया 5 बार, 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये गया 6 बार। आंसर कितना गया 5:6। अब ये ऐसा क्यों किया हमने, तो हम इसको समझा सकते हैं। देखो जरा, अब बताओ, अगर मैं इसका एलसीएम दे दूं तो मैं क्या कहूंगा कि 2/3 और 5 4/5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 3 से देखो, 3 5 15 और 5 दूना 10, और दूसरा वाला 5 3 15 और 3 चौका 12। यानी पहली वाली भिन्न कितनी है 10/15 और दूसरी वाली भिन्न कितनी है 12/15, ऐसे बोल सकते हैं। अगर मैं दोनों भिन्नों में 15 से गुणा कर दूं
तो कोई फर्क पड़ेगा? 15 से जब पहली वाली भिन्न में गुणा होगा तो देखो ये 15 और ये 15 कट जाएगा, तो बचेगा केवल कितना? ये 10 ही तो बचेगा। 15 से जब दूसरी वाली भिन्न में मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 15 कटेगा, क्या बचेगा? 12 बचेगा। और 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। तो ये तो भाई इसका बेसिक कंसेप्ट है कि ऐसा किया जाता है। तो बताओ दोनों को अगर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना? दूसरा तरीका देखो जरा इसका, और क्या हो सकता है इसमें। ये 3 जो नीचे है और ये जो 5 नीचे, इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 15। 15 से दोनों में गुणा कर दो। अब बताओ 2/3 और 4/5 था। अगर मैं 15 से दोनों में गुणा कर दूं तो 15 से पहले वाले में गुणा होगा। तो देखो मैं डायरेक्ट काटूंगा, तो चलो लिख के करता हूँ। 2/3 गुणे 15 कर दूंगा और ये 4/5 गुणे 15 हो जाएगा। अब बताओ 3 से ये कटा 5 बार, 3 × 5 = 15 और 5 दूना 10, और 5 से ये कटा 3 बार, 5 × 3 = 15 और 3 चौका कितना हो गया? 12, और 2 से और काट दो 5/6। बोलो ये दोनों तरीके आपको समझ में आ रहे हैं? तो एलसीएम लेने वाला तरीका भी है और क्रॉस मल्टीप्लाई का भी तरीका है। क्लियर है? चलिए, तो रेशियो फ्रैक्शंस में इसी तरह से निकाले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2x = 3y = 4z। अब बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x = 3y = 4z ये दे रखा है, तो मैं इनको कुछ भी मान लूं, k मान लूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं इनको k नहीं मान के मैं इनको 1 मान लेता हूं। चाहे मैं इनको 1 मान लूं, चाहे 2 मान लूं, चाहे मैं इनको 5 लाख मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? मैं अभी आपको चलो इसको पहले करके दिखा देता हूँ, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। मैं इसको k मान लेता हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं k की जगह पे 1 क्यों मान रहा हूं, क्योंकि k वो मानने में पहली बात तो इतना लिखना पड़ेगा। अब बताओ अगर 2x की वैल्यू k है, जरा ध्यान देना, 2x की वैल्यू कितनी है? k। तो बताओ यहां से x कितना हो जाएगा? k/2 हो जाएगा। दूसरा देखो, अगर ये 3y की वैल्यू भी तो k है, तो बताओ y कितना हो जाएगा? k/3। और जरा देखो ये 4z की वैल्यू भी k है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 4z अगर k है तो अब बताओ z कितना हो जाएगा? k/4। तीनों x y z की वैल्यू आ गई। मुझसे क्वेश्चन ने क्या कहा है? x का, y का और z का रेशियो बताओ कितना होगा? x कितना है? k/2। y कितना है? k/3। z कितना है? k/4। अब बताओ तीनों में ऊपर k है, तो अगर मैं k से भाग कर दूं तो ये k कटा, ये k कटा, ये k कटा, इसीलिए मैं k की जगह पे 1 मान रहा था। तो भाई 1 है तो क्या काटोगे उसको, वो तो खुद ही कटा हुआ है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1/2, 1/3, ये 3 है, और 1/4। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बताया कि 2 3 4 का एलसीएम ले लो। ये 2, ये 3 और ये 4। तो भाई 2 3 4 का एलसीएम कितना रहेगा? 12। यानी मैं 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 का अगर मैं 1/2 में मल्टीप्लाई करूं, मतलब 12 का आधा कर दूं, तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। 1/3 का 12 में गुणा करूंगा तो बताओ 3 चौका 12, ये 4 आ गया, और 4 3 12, ये 3 आ गया। यानी आंसर कितना हो गया? 6:4:3। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे डायरेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, जरा समझना इस बात को। x की वैल्यू डायरेक्ट लिखो। x के साथ कितना है? 2 है। जो भी x के साथ कोफिशिएंट है उसको 1/, की फॉर्म में लिखो। x कितना हो गया? 1/2। y के साथ जो उसका कोफिशिएंट है, जो उसका गुणांक है, उसको 1/, की फॉर्म में लिखो। तो y के साथ 3 है तो इसको 1/3 लिखो। z के साथ कितना है? 4 है तो 1/4 लिखो। तीनों का रेशियो ले लो, 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, जो x होगा उसका आधा लिया गया है। इसका मतलब x का आधा यानी x 2 से कटेगा। समझ में आ रही बात? जो y है उसका 1/3 लिया गया, यानी y जो है वो 3 से कटेगा, और जो z है उसका 1/4 लिया गया, यानी z जो होगा वो 4 से कटेगा। ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है? लेकिन ये कंपल्सन नहीं है, क्योंकि रेशियो जब भी हमें मिलता है तो हम जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आराम से क्या होता है? सिंप्लीफाई हो जाता है।
इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 2 3 4 का एलसीएम ले लूंगा, कितना रहेगा 12, 12 से गुणा कर दूंगा। तो 12 से देखो तो 1/2 में गुणा होगा तो कितना रहेगा 6। यानी ऑप्शन देखो पहले वाले ऑप्शन में 6 कहां लिखा है, जहां भी 6 लिखा हो टिक कर दो सीधा, खत्म क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आ रही है? चाहो तो आप पूरा सॉल्व करो, चाहो तो जो लिखा है उसको टिक कर दो सीधे सीधे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो। अब ये तो इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं, केवल लिखने का अंदाज बदला इसने। बताओ 2x = 3y है, क्या मैं यहां से x/y लिख सकता हूं? कितना हो जाएगा 3/2। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन को ऑप्शन से भी करने का एक तरीका है, जरा समझना एक बात। पिछले वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी करने का एक तरीका है, जरा देखो क्या है वो। 2x जो है वो 3y के बराबर है, ये 2x 3y के बराबर है। पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में ये 3y के बराबर तो हमेशा ही रहेगा। पहले ऑप्शन में x कितना है 2 है, y कितना है 3 है। जरा x को 2 रखो और y को रखो 3, तो 2 दूना कितना हो गया 4 और 3 तिया कितना हो गया 9। क्या ये बराबर है? नहीं, पहला गलत। दूसरे में देखो 4 3, 2x यानी 4 दूना 8 डायरेक्ट लिख दूं, 2x है ना, और 3y यही तो चेक करना है। तो 4 दूना 8 और 3 तिया 9, क्या बराबर है? नहीं, दूसरा गलत। तीसरे में चेक करो 6 4, 2x यानी 6 दूना 12 और 3y यानी 4 तिया 12 बराबर है, आंसर है। ऑप्शन चेकिंग, यानी मैं देखो x y z की वैल्यू रख के केवल चेक कर रहा हूं। यहाँ पे यही तो दिया था, तीनों बराबर हैं। तो मैं अगर x को यहां से 2 रख दूं, y को यहां से 3 रख दूं और z को यहां से 4 रख दूं, तो देखो तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में, जैसा भी नहीं आपको बताया अभी ना कि x 2x और 3y का रेशियो आपको दे रखा था। यहां से आप बताओ x रेशियो y 3:2 लिख सकते हो। दूसरे वाले में देखो 4y = 5z लिखा है, तो क्या यहां से y/z आप 5/4 लिख सकते हो? बोलो भाई। अच्छा, जिनको ये दिक्कत होती है इस तरह से लिखने में, तो वही समझ लें, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2 के साथ x जाएगा ना यहाँ पे, और y के साथ 3 जाएगा, तो इस तरह से लिख लिया। यानी मुझे x रेशियो y और y रेशियो z दे रखा है। मुझे क्या निकालना है? पहला और आखिरी निकालना है। मैंने बताया आपको, जब इस तरह की चीजें दी हो तो शायद मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। x/y और y/z को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ ये y कट जाएगा, क्या x z का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा? यानी मैं 3/2 x रेशियो y था और 5/4 ये y रेशियो z था। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 15/8। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट। बोलो क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बताओ a की वैल्यू कितनी दे रखी है? b/3। तो b को जरा नीचे लेके आओ, तो क्या a/b 1/3 हो गया? तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे कि भाई a और b का जो रेशियो है वो कितना है? 1:3 है। b की वैल्यू कितनी है? c/2 है। तो आप बताओ b की वैल्यू अगर c/2 है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि b/c कितना हो जाएगा? 1/2। या मैं इसको बोल सकता हूं कि b और c का रेशियो कितना है? 1:2 है। अब क्या आप इसका a b c का डायरेक्ट रेशियो नहीं निकाल सकते? a और b में 1:3 का रेशियो होना चाहिए, और a और b में अगर 1:3 का रेशियो होना चाहिए तो एक सीधी सी बात देख लो यहाँ पे ऑप्शन में, a 1:3 का रेशियो है, यहाँ पे तो 3:1 का रेशियो है, यहाँ पे तो 2:3 का रेशियो है, यहाँ पे 3:2 का रेशियो है। गलत। बात समझे? और एक तरीका जरा इसका समझाता हूं मैं आपको। अच्छा, इसका सिंगल रेशियो तो आप निकाल ही सकते हैं ना, इन दोनों का सिंगल रेशियो तो निकाल ही सकते हो, ए बी और बी सी का। अभी सिखाया मैंने आपको। एक तरीका मैं आपको और सिखाता हूं, इसका जरा समझना अच्छे से। आप मुझे केवल इतना समझा दो कि, समझा क्या दो, सुन लो कि ए जो है वो बी का आधा है, बी का 1/3 है। तो भाई ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। तो b का 1/3 मतलब b जो भी होगा वो 3 से कटेगा। तो b यहां पे देखो 3 से कट रहा है, यहां पे नहीं कट रहा, यहां पे 3 से कट रहा है, यहां पे नहीं कट रहा। तो पहले तो ये ऑप्शन खत्म हो गया हमारा। बात समझे? b जो है वो 3 से कटेगा। अब बताओ a जो है वो b का 1/3 है, तो अगर b 3 है तो a उसका 1/3 यानी 1 होगा। अगर b 3 है तो a 2 नहीं हो सकता, ये खत्म। ऑप्शन के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना सॉल्व करने के। अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है।
तो मेरे ख्याल से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। बताओ x रेशियो y कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1:3, यानी x और y में 1:3 का रेशियो होगा। तो अगर x और y में 1:3 का रेशियो होगा तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन दिख गया होगा, आगे जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन ये। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, जब घातों की बात करते हैं तो यहां पे लोगों से गलती क्या हो जाती है, वो डायरेक्ट ये 0.5 से ना इसको भाग कर देते हैं, 3 बार चला जाता है, तो बोलते हैं 2 की पावर 3 यानी 8:1 हो जाएगा आंसर। ये गलत है भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो जरा समझो, 2 की पावर 1.5 है, मुझे डिवाइड करना है 2 की पावर 0.5 से। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि भाग करने पे घातें घटती हैं, तो घटने पे क्या रखेंगे, नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे तो बताओ ये 2 की पावर कितना था, 1.5 था, और माइनस 0.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा, नीचे 1 है, और 2 की पावर 1/1 का मतलब 2:1, ऑप्शन ए पार्ट। तो इस बात पे जरा ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि 4 की पावर 5 और 2 की पावर 9 में अनुपात कितना होगा, तो आप देखो जरा ध्यान रखना इस बात का। तो मैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, और ये 2 की पावर 9 है, तो 2 की पावर 5 को मतलब 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 9। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 1, यानी ये कितना हो जाएगा, 2:1। 2 की पावर 1 का मतलब 2:1। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है, घात के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। ए बी का रेशियो 5:7, सी डी का रेशियो जो है वो 2a और 3a है। अब जरा देखो, ये 2a 3a लिखने की क्या जरूरत थी यहाँ पे नालायक को, ये तो केवल टाइम पास कर रहा है ना तुम्हारे साथ, तो वो कंफ्यूज करके तो ए से ए काट दें, चलेगा। अरे सीधी सी बात है। अब देखो ए सी और बी डी की तो निकालना है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आपसे मिश्र अनुपात पूछा है, मिक्स्ड रेशियो पूछ लिया है, कुछ और नहीं पूछा। उसने 2a और 3a वहां पे लिखकर तुमको केवल कंफ्यूज किया था। आप इसको तो डायरेक्टली काट सकते हो ना। तो ए कितना है 5, सी कितना है 2, तो ए सी कितना हो जाएगा 10, बी कितना है 7, सी कितना है 3, 7 कितना हो जाएगा 21। खत्म क्वेश्चन। अब भाई ये देखो, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो मेरे ख्याल से। ए बी का रेशियो 3/4, बी सी का रेशियो 5/7, सी डी का रेशियो 8/9। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ए डी का रेशियो मिल जाएगा। क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, सॉल्व आप कर लेना, मैंने आपको केवल हिंट दे दी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा क्वेश्चन ने पूछ लिया। क्या दे रखा है आपको, ए बी दे रखा है कितना, 1 2, बी सी कितना दे रखा है 3 4, सी डी कितना दे रखा है 5 6। और देखो डी सी बी ए पूछा है, उल्टा पूछा है उसने, ध्यान रखना इस बात का। ए बी सी डी मत निकाल देना, डी सी बी ए पूछा है। अच्छा, अब मेरे साथ जरा सबसे पहली एक बात ये करो कि जरा ऑप्शन पे बात करते हैं। अच्छा आप बताओ, ए बी सी डी तो निकाल सकते हो इनका, पहले इन दोनों का इस्तेमाल करो, पहले वाले का दूसरे वाले का, ए बी का बी सी का, तो ए बी सी आएगा, और फिर जो ए बी सी आएगा उसको सी डी के साथ इस्तेमाल करो तो ए बी सी डी आएगा। हालांकि मैं चलो करके पहले दिखा देता हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं। देख लो जरा पहले इसको। अब बताओ, अगर मैं ए बी सी निकालू यहां से इन दोनों का इस्तेमाल करके, तो ए बी सी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी यहां पे मुझे दिख रहा है कितना 2, बी यहां पे कितना दिख रहा है 3, मतलब ऊपर 3 से गुणा कर दें, नीचे 2 से गुणा कर दें। तो 3 से गुणा करेंगे तो दोनों में करेंगे तो 3 का गुणा पहले 1 में होगा, तो कितना हो जाएगा 3। बी चाहे यहां से ले लो चाहे बी यहां से ले लो, तो यहां से लोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, नीचे से लोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो 6 ही। और सी देखो यहां से मिलेगा, ये 4 है लेकिन 2 का गुणा हो रहा है तो 4 दूना 8। एबीसी आ गया मेरे पास। अब सी डी कितना है 5 6, तो देखो कॉमन क्या है यहाँ पे सी कितना है 8 और सी यहाँ पे कितना है 5। इसका मतलब मुझे इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर 5 से गुणा करेंगे तो बताओ ए कितना आ गया 15, 5 तियां 15। बी कितना आ जाएगा 6 पंचे 30। सी कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 और डी कितना आ जाएगा, डी यहां से मिलेगा 6 8 48। तो ये मिल गया एबीसीडी। लेकिन हमसे क्या पूछा है डीसीबी, है उल्टा पूछा है। तो पहले 48 आएगा, फिर सी आए यानी 40 आएगा, फिर बी यानी कि 30 आएगा और फिर ए यानी कि 15 आएगा। बोलो ये रेशियो आएगा यानी ऑप्शन डी पार्ट। अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, मैं क्वेश्चन को क्या करना चाहता हूं,
एलिमिनेशन करना चाहता हूं। चलो एलिमिनेट करके दिखाते हैं आपको। आप बताओ क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो कितना है, 1:2। तो बताओ बी और ए का रेशियो कितना होगा, 2:1। यानी जो आपको दिया है बी और ए वो कितना होगा, 2:1 होगा। तो जरा समझो यहां से एक बात, आपको क्वेश्चन ने क्या दिया है, ये है डी, ये है सी, ये है बी और ये है ए। तो यहां से देखो 2 और 1 का रेशियो, यहां से देखो 2:1 का रेशियो, यहां से देखो 2:1 का रेशियो, यहां से देखो 2:1 का रेशियो। मतलब भाई साहब लास्ट वाले से तो एलिमिनेट ही नहीं हुआ। अब डीसी जरा समझो, डीसी कितना है, तो सीडी कितना है 5-6, तो डीसी कितना होगा 6-5। तो पहला वाला डी है, दूसरा वाला सी है। यहाँ पे 6-5 है, लेकिन यहाँ पे 6-3 है, गलत। यहाँ पे 6-4 है, गलत। यहाँ पे 8-6 48, 8-5 40, 6-5 है, ये भी सही हो सकता है। मतलब देखो मेरे 2 ऑप्शन खत्म हो गए, कौन कौन से, बी और सी। ठीक है। अच्छा सीडी की अगर मैं बात करूं तो सीडी, बीसी कितना है, बीसी है 3-4, बीसी है 3-4। आप मुझे बताओ यहां पे बीसी कितना है, 4-5 है, गलत। एक ऑप्शन बचा, ये आंसर है। अरे समझे बात। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ए बी सी का रेशियो दे रखा है 2-3-4। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है ए अपॉन बी अपॉन सी और सी अपॉन ए का रेशियो। ठीक है, जरा देखना। आप बताओ ए अपॉन बी कितना हो जाएगा। आप क्या करो, ए को ले लो 2, बी को ले लो 3 और सी को ले लो 4। ए कितना है यहाँ पे 2, बी कितना आ जाएगा यहाँ से 3 और सी कितना हो जाएगा यहाँ से 4। उठा के रख दो। बताओ ए कितना है 2, बी कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2/3 रेशियो। बी सी कितना हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा 3/4। और ए सी ए कितना हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, देखो सी है 4 और ए है 2, तो 4/2। बोलो क्लियर है इतनी बात। चलो अब बताओ 3 4 2 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12। पूरे में 12 से गुणा कर दो। 12 से गुणा करोगे पहले में, तो देखो 3 से ये कटा 4 बार और 4 दूना कितना हो गया 8, यानी पहला 8 आएगा। दूसरा देखो 12 का गुणा अगर इसमें करोगे तो 4 से ये कटेगा कितनी बार, 3 बार, और 3 3 9 आ जाएगा, यानी 8-9 का रेशियो पहला आएगा। और 4 का गुणा अगर देखो, ये 4/2 का मतलब ये दो ही है ना, 2 में अगर 12 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन कौन सा, सी पार्ट। देखो ए बी आपको दे रखा है 2 3, बी सी दे रखा है 4 5। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले ए बी सी निकालो भाई साहब, ऐसे नहीं डायरेक्ट कर सकते हो। ए बी सी निकालो कितना होगा, तो देखो ए बी 2 3, बी सी 4 5। तो मैं डायरेक्ट निकालूं, बी कॉमन है, बी एक जगह है 3, दूसरी जगह है 4। तो पहले वाले में 4 से गुणा कर दे, तो 4 से गुणा करेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। 4 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12। और सी के लिए मुझे यहां आना पड़ेगा दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में देखो बी कितना है 4, तो इसमें 3 से गुणा हुआ होगा, तभी तो 4 3 12 होगा। तो बी कितना हो जाएगा 5 3 15। अब अगर ये ए बी सी है तो अब जैसा कह रहा है वैसा करो। ए स्क्वायर निकालना है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। बी स्क्वायर निकालना है तो बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। और हो जाएगा बी सी यानी 15 गुणे 12 कितना हो जाएगा 180। बोलो बात समझे। अब इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं बड़े आराम से। 4 से अगर कर दूं तो ये जाएगा 16 बार, 4 से कर दूं तो ये जाएगा 36 बार, 4 से इसको कर दूं तो ये कितनी बार जाएगा 45 बार। और तो कटेगा नहीं शायद, तो 16 36 45 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी पार्ट। 18वां क्वेश्चन देखो। ए और बी का रेशियो आपको क्वेश्चन ने दे रखा है। अब बताओ ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, 2/3 रेशियो 1। तो अगर मैं 3 से इधर गुणा कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 2/3 बन जाएगा ना। कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से। ये 2/3 रेशियो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और ये 3 1 कम 3, 2 3 का रेशियो बन गया। यानी ए और बी में 2 और 3 का रेशियो रहेगा, है ना। तो अगर ए और बी में 2 और 3 का रेशियो रहेगा तो एक सीधी सी बात जरा यहां पे समझ लो। पहले वाले में देखो 2 3 का रेशियो है, 2 दूना 4 2 3 6। दूसरे वाले में 8 दूना 16 8 3 24, 2 3 का रेशियो है। तीसरे में देखो 4 दूना 8 4 3 12, लेकिन इसमें नहीं है 2 3 का रेशियो। 5 से काटोगे तो 5 6 30, 5 7 35, ये 5 7 का रेशियो है।
ठीक है इतनी बात? ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जरा समझना, अब बीच में मत चलो, पूरा मत, हमें पूरा नहीं निकलना, हमें शॉर्टकट ढूंढना है। तो बताओ डीसी का रेशियो 7/10 और 3/5। डीसी का रेशियो है 7/10 और 3/5। देखो अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो पहले तो ये 5 कट जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये मतलब क्या हो गया, 7/2 रेशियो 3 हो गया, गुणा कर दो 3 दूना 6, यानी 7 रेशियो 6। यानी डीसी अगर 7/6 है तो सीडी कितना होगा, 6/7। उल्टा होगा कि नहीं होगा? यानी देखो सीडी ही तो पूछा है ना मुझसे यहाँ पे, तो सीडी पूछा है तो देखो पहले वाले में एक तो कट गया, अब बाकी के 3 ऑप्शन को मुझे चेक करना है। अगर मैं 3 ऑप्शन को चेक करूं तो आप मुझे बताओ यहाँ पे सीडी का रेशियो 7/6 होना चाहिए, सॉरी 6/7 है नहीं, यहाँ पे 6/7 होना चाहिए है नहीं। भाई जब खत्म ये 3, इसका मतलब 1 बचा है, तो ये तो आंसर होगा ना, इसी को तो चेक करना थोड़ी ना है मुझे, ये तो मेरा आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बेसिक समझा चुका हूं। 30 पैसा 3 रुपए से क्या अनुपात रखता है, तो 30 पैसा ऊपर 3 रुपए यानी कि 300 पैसा। अनुपात कितना हो जाएगा, 1/10, 1:10। ऑप्शन सी पार्ट। W1 W2 आपको दे रखा है 2 3, W1 W3 दे रखा है 1 2। क्या आप W2 W3 निकाल सकते हो? बिल्कुल कर सकते होगे। W1 W2 कितना दे रखा है, 2 3। W1 और W3 कितना दे रखा है, 1 2। अब तो कॉमन क्या है, W1 वो कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1। इसका मतलब इसमें 2 से गुणा कर दें। तो डायरेक्ट अगर मैं लिखूं W1 W2 और W3, तो W1 कितना हो जाएगा, 2। W2 कितना हो जाएगा, तो देखो W2 3 है, पहले वाले में तो किसी से गुणा हुआ नहीं, लेकिन W3 कितना है, 2, लेकिन 2 से गुणा हुआ है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो W1 W2 W3 कितना हो जाएगा, 2 3 4। W2 W3 पूछा है, कितना हो जाएगा, 3 4। हाँ, अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि वो डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो डायरेक्ट कर सकते हो। किसी गोले के क्षेत्रफलों में अनुपात, तो बताओ क्षेत्रफल किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। दिया है इसका, ये आपको क्या है, ये गिवन है। क्या पूछा है, आयतन यानी कि मीटर क्यूब पूछा है। अब बताओ मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब तो जा नहीं सकते, मीटर स्क्वायर से किधर जाना पड़ेगा, मीटर में, और फिर क्यूब करना पड़ेगा। यानी एक बार पहले वर्गमूल निकालना है, उसके बाद फिर घन करना है। बोलो बात समझे? तो क्षेत्रफल कितना है, 0.04 और 0.25। तो इसका क्या करना पड़ेगा, पहले वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए 0.04 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.2। 0.25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.5। अब इसके का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो 0.2 का क्यूब कितना, 8, और पॉइंट लगा है तो क्यूब किया तो 3 बार 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.008। ठीक है, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.008 तो भाई साहब केवल डी ऑप्शन में दिख रहा है, यही आंसर है। और चाहो तो 0.5 का क्यूब कर लो, कितना हो जाएगा, 0.125। क्वेश्चन नंबर 59, गोले के आयतन में अनुपात दे रखा है, तो बताओ आयतन का मतलब मीटर क्यूब। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। मीटर क्यूब से कहां जाना है, मीटर स्क्वायर। कोई रास्ता है नहीं, कहां जाना पड़ेगा, मीटर क्यूब से जाना पड़ेगा पहले मीटर, और मीटर से जाना पड़ेगा मीटर स्क्वायर पे। तो पहले मीटर क्यूब से, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता। तो मीटर क्यूब से मीटर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। तो 343 और 125, तो ये तो मीटर क्यूब है। मीटर में लाने के लिए 343 का घनमूल कितना, 7, और 125 का घनमूल कितना, 5। तो ये तो मीटर आ गया मेरे पास। मीटर से कहां जाना है, क्षेत्रफल में, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन ए पार्ट। गोले के आयतन में अनुपात, आयतन का मतलब मीटर क्यूब। क्षेत्रफल पूछा है तो कहां जाना है, मीटर स्क्वायर में। कोई रास्ता है नहीं है, कहां जाना पड़ेगा, पहले मीटर जाना पड़ेगा, फिर मीटर स्क्वायर जाना पड़ेगा। ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता। क्या करना है, पहले घनमूल निकालना है। 1/64 रेशियो 1, ये आयतन है, मीटर क्यूब है। घनमूल निकालने के लिए इसका घनमूल निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 1/4 रेशियो 1। भाई 1/64 का घनमूल तो 1/4 ही होता है, और 1 का घनमूल 1 होता है। क्षेत्रफल निकालना, स्क्वायर कर दो, हो जाएगा 1/16 रेशियो 1। अब इसमें 2 ऑप्शन सही है ना। एक तो ये भी सही है, बी वाला भी, और एक ये सी वाला भी सही है। नहीं बी नहीं, 1/16 रेशियो 1 है ना, तो 1/16 रेशियो 1 तो कहीं नहीं दिख रहा।
नहीं, ये बी नहीं सही है, ये भी गलत है। ये दोनों ऑप्शन लेकिन सेम है, ये बी वाला और ये सी वाला ऑप्शन सेम है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके? तो ये पहला 1 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा 16। कैसे लिखे हो इसको? 1/16 रेशियो 1/1 ना, तो ये 1/16 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट। उपवर्गानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, आंसर 4 5। 3 5 का घनानुपात क्यूब करना पड़ेगा। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। मिश्र अनुपात निकालो, तो बताओ 1:2 था, 3:5 है और 5:9 है। मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 तियां 15, वे कम 15 और 9 बचे 45, दूना 90, कितना आ गया? 45:90, यानी कि ए ऑप्शन। अच्छा, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं करते मिश्र अनुपात को ना, तो इसको मत कर देना। ऑप्शन कौन सा हो गया? 15:90। बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल रेडिक्स वेब एजुकेशन, और मिल देंगे हम आपसे अगले नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए रेडिक्स वेब एजुकेशन। धन्यवाद।